तो पीरियोडिक फंक्शन में आगे है आपका पीरियड ऑफ फंक्शनल इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि फंक्शंस की टर्म्स में कुछ इक्वेशंस दे रखे थे, उन इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या पीरियड निकालना होता है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपका जो प्रॉपर कंडीशन वो बनाने की कोशिश करनी, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन है। प्रॉपर कंडीशन क्या है आपको पता है, यदि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ एक्स आ जाता है तो फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फंक्शन का जो पीरियड हो जाता है वो क्या होता है आपका टी होता है। तो हमेशा आपको क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ऐसे में कुछ ट्रिक लगती है, तो ट्रिक भी कहीं जरूरत आएगी मैं बता दूंगा, लेकिन आपका बेसिक कंसेप्ट यही है, हमेशा फंक्शन को इस फॉर्म में आपको बनाना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए 2-3 क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या पहला है, फाइंड पीरियड ऑफ फंक्शन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आपका क्या एफ ऑफ एक्स प्लस 10 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले इक्वेशन का पीरियड निकालना है। तो क्या करूँ, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस 10 और एफ ऑफ एक्स प्लस 4 दे रखा है, तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों में कुछ इक्वेशन बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो मैं क्या करूँ, एक्स प्लस 4 वाला एक्स प्लस 10 में कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब मैं क्या करूँ, एक्स की जगह रिप्लेस कर देता हूँ एक्स प्लस 6। उससे क्या जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस 6 प्लस 10 मतलब आपका एक्स प्लस 16 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 6 मतलब एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 भी इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 2 भी आपका क्या है, इक्वल्स टू 0 है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ। तो दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैं बोल सकता हूँ, दोनों इक्वेशन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस 10 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू किसी आएगी एफ ऑफ एक्स प्लस 16 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 10 के इक्वल आ जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस 10 से एफ ऑफ एक्स प्लस 10 कैंसिल, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 16। अच्छा, अब मेरे को इसको क्या बनेगा ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। तो एफ ऑफ एक्स बनाने के लिए ये 4 एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, एक्स की जगह रिप्लेस कर देता हूँ एक्स माइनस 4। तो इससे क्या जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस 4 मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, यहाँ पे क्या आपका एक्स माइनस 4 प्लस 16, तो आपका क्या जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 12 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ एक्स आ गया। तो ये आपका क्या पीरियोडिक फंक्शन और इसका पीरियड टी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 12, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन में इतना लेंथी ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। एक रिजल्ट आप हमेशा याद रखना, रिजल्ट आपका क्या दे रखा है, ऐसा कुछ दिया हो, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू आपका क्या है 0 दिया हो, या फिर कोई फाइनाइट नंबर दिया रहा हो, आपका क्या 2 दे रखा हो या कुछ भी दे रखा हो, मैं 0 की हेल्प से बता देता हूँ। तो ऐसे केस में उसका जो पीरियड होता है वो क्या हो जाता है आपका 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंट ऑफ ए और बी। मतलब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लेट बी इज ग्रेटर देन ए है, तो क्या बोल सकता हूँ 2 टाइम ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ बोथ क्या है आपका, मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए, ये उसका क्या होगा आपका आंसर, ये उसका क्या होगा पीरियड। चलो चेक करते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो इसका जो पीरियड है मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ आपका 2 टाइम ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कौन सा बेटा आपका 10 माइनस आपका 4, तो 2 टाइम ऑफ 10 माइनस 4 मतलब 6 मतलब आपका क्या है 12 इसका पीरियड, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। विद इन 1 स्टेप में आप करोगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो बस ये रिजल्ट आप याद रखना, इस रिजल्ट की हेल्प से आप डायरेक्टली पीरियड निकाल सकते हो ऐसे फंक्शन के। ठीक है, अब ये रिजल्ट क्या है क्वेश्चन में आपका यूज आएगा, तो जहां पे यूज आएगा डायरेक्टली आप इसको यूज करके अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड पीरियड ऑफ फंक्शन सेटिस्फाइंग इक्वेशन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6। ऐसे क्वेश्चन में आपका एम हमेशा ये होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ एक्स बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो मैनिपुलेशन करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 2 है, यहाँ पे एफ एक्स प्लस 4 है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 6 है। मतलब इन दोनों में आपका क्या है 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ आपका x की जगह x प्लस 2 रिप्लेस किया। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या जाएगी आपकी f ऑफ x प्लस 2 प्लस एफ ऑफ x प्लस 2 प्लस 4 मतलब f ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 2 प्लस 2 मतलब f ऑफ x प्लस 4 प्लस f ऑफ x प्लस 2 प्लस 6 मतलब f ऑफ x प्लस 8। ये आपकी क्या होगी इक्वेशन 2। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 में ये
पार्ट और इक्वेशन 2 में ये पार्ट और ये पार्ट दोनों की वैल्यू आपके क्या है, सेम है। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6, इधर लेफ्ट हैंड साइड है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 6, ये दोनों सेम है। तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में आपका क्या है, इसका RHS और इसका LHS दोनों सेम है, तो मतलब इसकी वैल्यू के इक्वल के होगी। तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों की इक्वेशन क्या से बोल सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8, उसके इक्वल आ जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आपका एफ ऑफ एक्स प्लस 4 से एफ ऑफ एक्स प्लस 4 कैंसिल, जिससे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस 8 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इजिकल्स टू एफ एक्स के इक्वल हो गया, तो ये पीरियडिक फंक्शन हो गया और इसका पीरियड क्या हो जाएगा बेटा आपका 8, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, अब इन क्वेश्चन के बेसिस पे एक दो और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करना समझने की। तो क्वेश्चन है आपका, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स सच दैट एफ एक्स लाइज बिटवीन 1/2 से लेके 1 एंड डिफाइंड बाई इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर देन पीरियड ऑफ एफ एक्स। ठीक है। अभी कॉम्प्लिकेटेड सा जो एक्सप्रेशन दे रखा है, उस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना पीरियड निकालने के लिए। पीरियड निकालने के लिए वही प्रोसीजर आपको एफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का रूट है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ सबसे पहले इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैंने क्या बोल दी, इक्वेशन 1 बोल दी। अंदर देखो रूट के अंदर होल स्क्वायर है, तो रूट के अंदर होल स्क्वायर के लिए मैं क्या करूँगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ 1/2 एज इट इज, और यहाँ से मैं क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या जाएगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आपका ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या माइनस कॉमन लेने से माइनस एफ एक्स मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। तो माइनस मैं बोलूँ 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आपकी एफ एक्स होगी, तो यहाँ पे आपका क्या 2f(x) आ गया, जबकि आपको क्या चाहिए, माइनस आपका fx चाहिए, तो सेकंड नंबर आपका क्या होना चाहिए, आपका 1/2। अब मैं क्या दूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पे क्या कर देता हूँ, b का होल स्क्वायर ऐड कर देता हूँ और b का होल स्क्वायर क्या कर देता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो ये बोल सकता हूँ यहाँ पे 1/2 ऑफ प्लस, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस 1/4 माइनस, और अंदर आपका बन जाएगा एफ एक्स माइनस 1/2 उसका आपका होल स्क्वायर। ये आपका क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस ए की इक्वेशन है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एफ एक्स प्लस ए माइनस 1/2, थोड़ा ध्यान से देखो इक्वेशन 1 जैसा है, तो यहाँ पे क्या उस टाइप का बनाने के लिए मैं x को रिप्लेस कर देता हूँ आपका x प्लस ए से। मेरा एम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना, रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे x की जगह x प्लस ए रख दिया, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए मतलब x प्लस 2a इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1/4 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस 1/2 उसका आपका होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो इक्वेशन 1 को, इसको 1/2 को लेफ्ट साइड ले जाओ तो क्या जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर, और अंडर रूट का स्क्वायर आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ आपके पास क्या जाएगा आपका 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1/4 माइनस, ये क्या बन जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह मैं बोल सकता हूँ आपका एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपके पास 1/2 प्लस अंडर रूट, इसको बोल सकता हूँ आपका 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स, और माइनस माइनस आपका क्या प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस 2a, इसकी वैल्यू क्या आपकी 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ, इस चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ आपका एफ एक्स का होल स्क्वायर, अगेन आपका क्या दे रखा है, माइनस एफ एक्स को मैं बोल सकता हूँ आपका -2 इंटू एफ एक्स इंटू 1/2, और ये आपका क्या 1/2 का प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या चीज़ बन गई आपकी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 ऑफ अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स
माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, एफ एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, मॉड ऑफ, तो 1/2 प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस 1/2, और ये किसकी वैल्यू है आपकी, एफ ऑफ एक्स प्लस 2a। थोड़ा ध्यान से देखो, एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी, 1/2 से लेके 1, 1/2 से लेके 1, मतलब ये एक्सप्रेशन 1/2 से लेके 1 माइनस 1/2, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आपकी पॉजिटिव, मोड के अंदर इनपुट पॉजिटिव तो मोड खुलेगा आपका प्लस से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस 2a की वैल्यू क्या आपकी 1/2 ऑफ प्लस एफ एक्स माइनस 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2a इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, आपका एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये फंक्शन आपका क्या है, वो पीरियोडिक हो गया, और इस फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा आपका 2a, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा जी सबको समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है तो उसको समझने की कोशिश करना उसको। तो फंक्शनल इक्वेशन के पीरियड निकालने में एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, और मान के चल लो यदि आपका क्या जेईई एडवांस में आया है, तो जिसने स्टूडेंट ने क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट नहीं किया तो उससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वेश्चन ना बन पाए। ये डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि इसमें आपका क्या है, बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, और स्टूडेंट रिप्लेस करने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, उसको मिस्टेक कर देता है, और या फिर आपका क्या ऐसे रिप्लेस करता है जिससे आपका क्या वापस से सेम जगह पे पहुंच जाता है, तो उस वजह से इसमें गोल गोल घूमता रहता है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आपका क्या, पहली चीज़ तो लेंथी भी लगती है और ये डिफिकल्ट भी लगता है, कई बार आपको क्या स्ट्राइक नहीं होता कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर आपका क्या डायरेक्टली याद रखना, आंसर डायरेक्टली याद रखने का मैं बेनिफिट भी बताऊंगा कि कैसे इसके क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, इफ द फंक्शन सेटिस्फाई द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू √3 एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड द पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स। तो इसका आंसर आप याद रखना, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, हमेशा आपका क्या स्टैंडर्ड यही क्वेश्चन होगा, यदि आएगा या फिर इसी टाइप का आएगा, इसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं करेगा, तो इसका आंसर याद रखना, इसका पीरियड 12 होता है। अब डायरेक्टली आप टिक करके आ जाना, आपके मॉड्यूल में भी ये दिया हुआ है क्वेश्चन 2 जगह पे, तो डायरेक्टली आप 12 टिक कर लेना, मैं इसका एक प्रॉपर मेथड बता देता हूँ, आपको आंसर याद रखना, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आपका जो इक्वेशन दे रखी थी वो लिख दी मैंने, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू आपका क्या है √3 एफ एक्स। अच्छा, अब मेरा एम क्या है, पीरियड निकालने के लिए मेरे को इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स, 3 अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, तो 3 अलग अलग टाइप के फंक्शन, सबसे पहले इनको 2 टाइप के फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा, तो 2 टाइप के फंक्शन कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँ, ये माइनस वाला फंक्शन इसको हटाने की कोशिश कर देता हूँ। अब देखो ये x माइनस 1 है, तो इसको मेरे लिए क्या बनाना है, एफ एक्स बनाना आसान है, तो मैं क्या करूँ, इसको एफ एक्स बनाने के लिए मैं इस इक्वेशन में x की जगह रिप्लेस कर देता हूँ आपका एफ एक्स प्लस 1, उससे क्या बन जाएगा, ये आपका फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2, ये आपका क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 मतलब एफ एक्स प्लस √3 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपका क्या है, एम हटाना है, ये सारे आपके क्या पॉजिटिव में तो आगे, लेकिन प्रॉब्लम कौन दे रहा है, आपका क्या है √3 वाला फैक्टर है, ये आपका प्रॉब्लम दे रहा है, तो जब तक आपका क्या है √3 वाला फैक्टर नहीं हटेगा तब तक ये मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि एफ एक्स इजिकल्स टू एफ एक्स प्लस टी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि √3 आपका क्या सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूँ, मेरा एम √3 को हटाना है, तो √3 हटाने के लिए मैं क्या करूँ, इक्वेशन 1 का यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या √3 ऑफ एफ एक्स प्लस 1 है, तो इस एफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देता हूँ, √3 एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस 1, तो मैंने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में मैंने वैल्यू रख दी, यहाँ पे एफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू रख दी मैंने √3 एफ एक्स माइनस √3 एफ एक्स माइनस 1। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1, √3 इंटू √3 क्या जाएगा आपका 3 एफ एक्स, और √3 इंटू ये तो आपका क्या माइनस √3 एफ एक्स माइनस 1, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका क्या एफ एक्स और ये आपका क्या 3 एफ एक्स, दोनों सेम टाइप की टर्म्स है, तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या 2 एफ एक्स में बन जाए, तो इक्वेशन बन जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 2 टाइम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू √3 ऑफ एक्स माइनस 1। यहाँ तक तो फिर भी सिंपल है, बच्चे यहाँ तक कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वापस से घूम जाते हैं, ठीक है। तो आगे आपका देखो यहाँ पे आपका क्या x √3 x माइनस 1 है, तो क्या सोचेंगे बच्चे, √3 x माइनस 1 को रिप्लेस करके वापस बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, x की जगह इसमें x की माइनस 1 के x की जगह x प्लस 1 रिप्लेस कर देता हूँ, ये fx में हो जाएगा, उससे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन और प्रॉब्लम होगा, √3 नहीं हटेगा, तो मैं क्या करूँ, √3 हटाना है, तो √3 कहाँ से हटेगा, आपका फर्स्ट स्टेप से हटेगा, फर्स्ट स्टेप में √3 वाली दे रखी है, तो इसमें यदि मैं
x की जगह x-1 रिप्लेस करो तो ये क्या जाएगा RHS में √3 ऑफ f(x-1) और यहाँ पे भी आपका √3 ऑफ x-1, ये दोनों आपके क्या सेम बन जाएगा, उससे इसकी वैल्यू पुट करके अपन हटा सकते हैं। तो क्या किया मैंने यहाँ से, मैंने सोचा ये √3 को हटाने के लिए इक्वेशन 1 में यहाँ पे मैंने x की जगह x-1 पुट कर दिया। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में x की जगह x-1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे x-1 + 1 मतलब fx, f ऑफ x-1 मतलब f ऑफ x-2 इज इक्वल टू √3 f(x-1). अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों में आपका क्या है, √3 f(x-1), √3 f(x-1), तो इक्वेशन नंबर 4 से √3 ऑफ f(x-1) की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। तो √3 से ये इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू रख दी, तो ये आपका LHS तो आपका f ऑफ x+2 इज इक्वल टू 2fx आ जाएगा, और इस √3 f(x-1) की वैल्यू रख दिया मैंने fx + fx-2। अब देखो 2fx - fx, ये तो क्या बन जाए fx, और यहाँ पे क्या आपका f ऑफ -fx-2, मतलब फंक्शन बन जाएगा f ऑफ x+2 इज इक्वल टू fx - fx-2। अगेन देखोगे आपका f ऑफ x+2 fx आ गया, ये fx-2 हो गया, तीन अलग अलग टाइप के फंक्शन हो गए। अब सेम आपका क्या वापस फर्स्ट स्टेप में पहुंच गया, लेकिन फर्स्ट स्टेप से कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि यहाँ पे √3 है, यहाँ पे रूट वाली कोई क्वांटिटी नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि सबका जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे इस सोल्व करना कंपैरेटिवली काफी आसान है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 का डिफरेंस है, इसलिए x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, x+2, x की जगह x+2 रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या है आपका f ऑफ x+2 मतलब f ऑफ x+4 इज इक्वल टू f ऑफ x+2 प्लस f ऑफ x+2 - 2 मतलब fx आ जाएगा। ये आपके क्या इक्वेशन नंबर 6। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, आपका f ऑफ x+2 से कैंसिल, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद अब एक्सप्रेशन क्या जाएगा, f ऑफ x+4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x-2। इस माइनस को इधर ले जाऊंगा तो क्या जाएगा, f ऑफ x+4 प्लस f ऑफ x-2 इज इक्वल टू 0। और ये आपका क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट था, ये मैंने बताया था। इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है तो डायरेक्टली कर लो, कि स्टैंडर्ड रिजल्ट याद नहीं है तो अगेन यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करने के लिए 4 स्टेप लिखनी पड़ेगी, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी याद किया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट के याद के बेसिस पे बोल सकता है इसका पीरियड क्या होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों में नंबर का डिफरेंस आपका क्या है, 4 है, आपका क्या होगा -2। तो 2 × 4 × 2 × 4 माइनस ऑफ -2 मतलब आपका 4 + 2, तो 2 × 6 मतलब आपका 12, ये इसका क्या होगा पीरियड, और ये उसका आपको आंसर होगा। तो ये आंसर आपको याद रखना बेटा, और कोई अल्टरनेट नहीं है, या तो आप प्रॉपर सिंप्लीफाई करो या फिर उसको याद रखो, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को कम से कम आप 2 बार प्रैक्टिस करना, जिससे आपको ये स्टेप समझ में आए। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जेईई एडवांस में मैं मान के लेकर चल रहा हूँ, जिसको याद नहीं है तो 80 से 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनसे आपका आंसर नहीं बनेगा, जिन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन जिन्होंने किया है वो सब इसको कर देंगे, ठीक है। अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन इसका और भी भयानक बन जाता है। क्वेश्चन क्या देता है, इफ f ऑफ 5 इज इक्वल टू 8 दे रखा है एंड इक्वेशन सेटिस्फाई, ये जो इक्वेशन इसको देता है f ऑफ x+1 प्लस f ऑफ x-1 इज इक्वल टू √3 fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देन बोलेगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से लेकर 250 f ऑफ 5 + 12 r, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये चीज पता चलेगी 12r मतलब आपका क्या है, आपके पीरियड इसका क्या है, आपका 12 है, मतलब पीरियड का मल्टीपल है। तो पीरियड का मल्टीपल है तो ये क्या जाएगा 1004, तो आपका क्या है कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, r की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या जाएगा f ऑफ 5 प्लस f ऑफ 5 + 12 मतलब आपका f ऑफ 17 प्लस f ऑफ 5 + 24 क्या जाएगा आपका f ऑफ 29 एंड सोन आपका आता जाएगा। अब ये आपका क्या पीरियड इनका 12 है, तो सबकी वैल्यू क्या होगी आपकी सेम, सबकी वैल्यू सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/1004 इंटू r इज इक्वल टू 0 से लेके 250 मतलब 251 टर्म्स है, तो 251 इंटू f ऑफ 5 की वैल्यू क्या आपकी 8 है, तो ये वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, उससे क्या करूँ सिंप्लीफाई करूंगा, तो 251 से कैंसिल होगा आपका क्या 4 टाइम और 4 टीजर आपका 2, तो मतलब फाइनल आंसर क्या होगा 2, और ये इसका आंसर हो गया। इतना इजीली सिंप्लीफाई हो पाएगा यदि रिजल्ट याद है। रिजल्ट याद नहीं है तो इसको सोल्व करने में कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाएंगे, उसके बाद भी छोड़ नहीं है कि आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए मैं ये फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये रिजल्ट आपको याद रखना है तो याद रखना है, इसका कोई और अल्टरनेट नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या पीरियोडिक फंक्शन हो गया है। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बना दिए। अब जेईई मेंस या जेईई एडवांस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा। फिर भी आपको कंसेप्ट यही करना है कि पीरियोडिक फंक्शन में फंक्शनल इक्वेशन में कई डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। आपके मॉड्यूल में 1-2 क्वेश्चन और होंगे जो थोड़ा डिफिकल्ट है। प्रॉपर प्रोसीजर यही है कि f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू fx की फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसके बाद सिंप्लीफाई करके उसको आंसर देखना है, ठीक है। तो चलो फंक्शन में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कंपोजिट फंक्शन वो अभी स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंपोजिट फंक्शन।
तो कंपोजिट फंक्शन आपका छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, आते रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी भी कर चुके हैं। जब स्टार्टिंग में मैंने फंक्शनल इक्वेशन में उस टाइम में कंपोजिट फंक्शन क्वेश्चन करवा चुका था, और पीरियोडिक फंक्शन में भी मैंने कंपोजिट फंक्शन क्वेश्चन करवाए हैं। तो बस वहाँ पे मैंने डेफिनेशन नहीं बताया, सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन करवा दिया था। तो अब उसका लॉजिक जो है वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, लेकिन मैं ज़्यादा अच्छे से अभी लॉजिक आपको एक्सप्लेन हो पाएगा। मैंने बोला था कंपोजिट फंक्शन होगा, तब उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर अच्छे से ध्यान से करना है। तो स्टार्ट करते हैं, कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। तो कंपोजिट फंक्शन का मैं बेसिक बोलूँ तो एफ एक्स एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन आपका क्या है, कोई भी दो पॉइंट्स दो सेट से डिफाइन है, ए सेट से बी सेट में, जी एक्स एक दूसरा फंक्शन है, कोई भी दो सेट से डिफाइन है, सी सेट से डी सेट में। अब इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन मतलब आपका क्या बोला है कि एफ और जी इन दोनों का कंबाइनली जो फंक्शन होता है, एफ और जी के कॉम्बिनेशन से जो बनने वाला फंक्शन है, दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से जो बनने वाला फंक्शन होगा वो आपका क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन। कैसे डिफाइन होता है उसको बताने के लिए मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। तो डेफिनेशन आपकी, लेट एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सी टू डी, देन द कंपोजिट फंक्शन ऑफ बोथ इज डिफाइंड एज जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स नाम से उल्टा होता है, तो बस जी ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड इन ए टू डी, मतलब ए से डी में, मतलब आगे से पीछे में डिफाइन होगा लेकिन नाम का उल्टा होगा, जी ऑफ एफ एक्स। एंड जी ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज जी ऑफ एफ एक्स। मतलब जब भी ऐसा दिया जी ऑफ एफ एक्स का मतलब आपका क्या, मैं रख दूं जी ऑफ एफ एक्स, मतलब आपका क्या है, पहले x की जगह एफ एक्स रिप्लेस करूंगा, x की जगह एफ एक्स रिप्लेस करके जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो आपका क्या है जी एक्स में रख दूंगा, उससे जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या है जी ऑफ एफ एक्स आएगा, ठीक है। कैसे होती है प्रोसीजर में बताया। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ए 3 सेट में लिया, वहाँ पे 4 सेट लिया, वैसे मैं 3 सेट में ले रहा हूँ, कॉमन कनेक्टेड में रहेगा। तो जैसे मान लो कोई फंक्शन है आपका ए सेट से लेके बी सेट में आपका कोई फंक्शन एफ डिफाइन है, बी सेट से लेके सी सेट में आपका कोई फंक्शन आपका क्या है जी डिफाइन है, तो उन दोनों का कंपोजिट फंक्शन ए से लेके सी में डिफाइन होगा और नाम का उल्टा एफ और जी है तो उल्टे से स्टार्ट होगा जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन होगा आपका ए से सी में। सिमिलरली मैं बात करूँ एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स उसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ, यहाँ पे अंदर मैं बोल दूँ आपका जी एक्स, मतलब सबसे पहले x की जगह क्या रिप्लेस करूंगा, आपका क्या है जी एक्स रिप्लेस करूंगा और जी एक्स की वैल्यू रखूंगा f में रखूंगा, उससे क्या होगा f ऑफ जी एक्स आ जाएगा। अच्छा अभी यहाँ पे मान लो आपका क्या f ऑफ जी एक्स कहाँ से होगा, मतलब आपका उल्टा नाम से उल्टा हो जाएगा। f ऑफ जी एक्स के लिए मतलब आपका क्या, सबसे पहले g डिफाइन होगा, फिर आपका क्या होगा f डिफाइन होगा। तो f ऑफ जी एक्स कहाँ डिफाइन होगा, आपका उल्टा नाम से उल्टा होता है, c से लेके a में डिफाइन होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन में आपको क्या बस 4 डेफिनेशन याद रखनी है। सिंपल सी बात करूँ, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू मैंने बोल दी, एफ ऑफ मैं बोल सकता हूँ जी एक्स के इक्वल, मतलब x की जगह क्या रिप्लेस कर दूँ, जी एक्स रिप्लेस कर दूँ, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या, जी ऑफ और x की जगह रिप्लेस कर दिया आपका एफ एक्स। सिमिलरली एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स मतलब x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया मैंने, एफ एक्स रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली मैं बोलूँ जी ऑफ जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स मतलब आपका क्या है, जी में x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, जी एक्स रिप्लेस कर दिया, उससे सारे फाइंड कर सकता हूँ। एक से ज़्यादा फंक्शन, दो से ज़्यादा कंपोजिट फंक्शन भी फाइंड कर सकता हूँ। मान लो जैसे आपका एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, मान लो ये फाइंड करना हो तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, तो मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ, सबसे पहले जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ आपका जी ऑफ एच ऑफ एक्स। सबसे पहले जी ऑफ एच एक्स को सिंप्लीफाई किया, अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, मान लो अल्फा इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ, तो मैं ये पे आ जाएगा आपका एफ ऑफ अल्फा, मतलब इसको बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स की जगह रख देता हूँ आपका अल्फा, ये जो वैल्यू आएगी वो रिप्लेस कर दूंगा, उससे कि आपका 3 का कंपोजिट फंक्शन आएगा। आई होप इसे समझ में आया होगा। एक बेसिक एग्जांपल के हेल्प से बता देता हूँ कि कैसे होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या है साइन एक्स और जी एक्स की वैल्यू ले ली एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले इस इंटरवल में मैं निकाल लेता हूँ। सबसे पहले बात करूँ एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स, एक्स की जगह रख दिया, जी एक्स रख दिया। अब एक जी एक्स क्या था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब एफ एक्स में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब आपका साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्या होगा एफ ऑफ जी एक्स आ जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे आपका क्या है जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करूँ, तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपका जी ऑफ एफ एक्स। अब
g में x की जगह fx रख दूँ, आपका क्या है sin x रख दूँ। अब g में x की जगह मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे sin x रिप्लेस कर दूंगा तो क्या जाएगा आपका sin x का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्या है g ऑफ fx। तो क्लियरली है कि f ऑफ gx इजिकल्स टू g ऑफ fx के इक्वल नहीं आ रहा है। सिमिलरली बाकी के फंक्शन है वो भी फाइंड कर सकता हूँ। मान लो आपको क्या है f ऑफ fx फाइंड करना, तो f ऑफ fx भी फाइंड कर सकता हूँ। f ऑफ x की जगह रख देता हूँ आपका fx, तो f ऑफ x की जगह fx रिप्लेस किया तो fx मतलब आपका क्या है sin x। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आपका x में fx में x की जगह sin x रिप्लेस किया तो आपका क्या है sin ऑफ sin x आ जाएगा। सिमिलरली g ऑफ gx निकालो तो g ऑफ gx की वैल्यू क्या जाएगी, मैं बोलूँ g में x की जगह रिप्लेस कर दिया आपका gx की वैल्यू दे दी आपका g ऑफ आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब g में x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वन बोल दिया तो आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, उससे क्या होगा आपका g ऑफ ax आ जाएगा। आई होप बेटा ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये बेसिक मैंने एग्जांपल बताया। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, इसमें क्या आपके फंक्शन अलग अलग टाइप के थे, इसमें फंक्शन में आपका क्या सेम टाइप ऑफ फैमिली ले रहा हूँ। सेम टाइप ऑफ फैमिली मतलब अलग अलग फैमिली मतलब अलग अलग टाइप के, यहाँ पे एल्जेब्रिक मैंने ले लिए सेम टाइप की फैमिली के। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ एग्जाम्पल 2, तो एफ एक्स की वैल्यू मैंने ले ली आपके क्या है एक्स क्यूब और जी एक्स की वैल्यू ले ली मैंने 1/x स्क्वायर। तो मैं सबसे पहले बात करूँ एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह रख दिया मैंने जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू रख दी मैंने 1/x स्क्वायर, मतलब एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रख देता हूँ 1/x स्क्वायर, मतलब 1/x स्क्वायर की पावर होल क्यूब। तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी 1/x की पावर 6 आ गई। सिमिलरली मैं यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स फाइंड करूँ, मैं यहाँ पे किसी पर्पस के लिए फाइंड कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आ जाए क्या है। g ऑफ एफ एक्स मतलब g में x की जगह रख दो तो आपका एफ एक्स, तो g में रख दिया x की जगह एफ एक्स मतलब आपका क्या है एक्स क्यूब। तो अब g में आपका क्या x की जगह रख दिया एक्स क्यूब, तो मतलब 1/x क्यूब का होल स्क्वायर, मतलब आपका क्या है 1/x टू पावर 6। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे f ऑफ जी एक्स की वैल्यू भी 1/x टू पावर 6, g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू भी आपकी क्या 1/x टू पावर 6। तो मतलब यहाँ पे f ऑफ जी एक्स इजिकल्स टू जी ऑफ एफ एक्स के इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका देखो f ऑफ जी एक्स की वैल्यू आपकी क्या है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और g ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे f ऑफ g इज नॉट इक्वल्स टू g ऑफ f। तो मतलब मैं यहाँ पे कोई कंक्लूड नहीं कर सकता कि f ऑफ जी एक्स और g ऑफ एफ एक्स हमेशा इक्वल होगा कि नहीं होगा। मतलब इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का फंक्शन है। यदि सेम टाइप का फंक्शन सेम फैमिली ऑफ फंक्शन का टाइप की इक्वेशन फंक्शन है तो उसमें दोनों इक्वल हो सकते हैं। यदि डिफरेंट टाइम का होगा तो उसमें आपके के इक्वल नहीं भी हो सकते। तो मैं ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं बोल सकता। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे f ऑफ जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स। मैं श्योरिटी नहीं बोल सकता, तो मैं इसमें ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं मान सकता। आई होप बेटा ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो पहले वो रूल्स लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ रिजल्ट्स होते हैं, आप डायरेक्टली याद रखना। कई बार आपका क्या स्टेटमेंट रीजन में आपका क्या पूछ सकता है, बाकी चांसेस कम है, फिर भी आप याद रखना। तो वही प्रॉपर्टी आपका क्या जो सेम प्रॉपर्टी अपने प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रा होती है, सेम उसी टाइप की है। पहली प्रॉपर्टी बात करूँ आपका क्या है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव आपको पता है कि आपका कोई मान लो ए और बी है तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है, ये आपका कम्यूटेटिव जैसे आपने पढ़ा यूनियन में। तो वैसे ही आपका क्या कंपोजिट फंक्शन मान लो एक फंक्शन आपका क्या है एफ डिफाइन है ए से लेके बी में और जी डिफाइंड मान लो आपका क्या सी से डी में। तो इन दोनों कम्यूटेटिव निकालो तो कम्यूटेटिव क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ जी एक्स और उसका उल्टा क्या होगा आपका g ऑफ एफ एक्स। तो आपको ऑलरेडी पता है कि f ऑफ जी एक्स और g ऑफ एफ एक्स इक्वल नहीं होते, इसका मतलब आपका क्या है कंपोजिट फंक्शन आपका क्या है कम्यूटेटिव नहीं होते। नेक्स्ट एसोसिएटिव आपने ऑलरेडी पढ़ी थी यूनियन में, ए ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी ऑफ यूनियन सी, उस टाइप का था। तो वैसे मैं बोलूँ आपका क्या एसोसिएटिव में आपका तीन फंक्शन बोलूंगा, मान लो एक फंक्शन एफ एक्स, दूसरा फंक्शन जी एक्स और तीसरा आपका एच एक्स, तीनों फंक्शन है। तो हमेशा याद रखना कंपोजिट फंक्शन एसोसिएटिव होते हैं। एसोसिएटिव कैसे होते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स इसके इक्वल होगी। तो याद रखना आपका कंपोजिट फंक्शन आपका क्या एसोसिएटिव होते हैं। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप देख सकते हो। वैसे आप देख सकते हो वैल्यू पुटिंग से देख सकते हो, एफ एक्स इक्वल्स टू आपने मान लिया आपका एक्स क्यूब, जी एक्स मान लो अपने आपको 1/x मान लियो और एच एक्स मान लो आपका 1/x स्क्वायर मान लो। उसके बाद बेसिस पे देख लेना दोनों की वैल्यू आपकी क्या सेम होगी, वैसे काम की जरूरत नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी ये आपने अभी पढ़ा नहीं है कि वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, इसलिए बस अभी मैं बता रहा हूँ, याद रख लेना। याद रखने के लिए क्या मैं बोलूँ, यदि कोई फंक्शन f है यहाँ पे डिफाइन आपका a से लेके आपका क्या b में, एंड g डिफाइन आपका क्या b से लेके c में। अच्छा, अब इन केस यदि f है, f आपका क्या है वन वन फंक्शन है, और g भी आपका क्या है वन वन है, मतलब आपका क्या यदि बोथ वन वन फंक्शन है, अभी वन वन फंक्शन पढ़ा नहीं है लेकिन नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो वन वन फंक्शन ही होगा, तो उसमें देख लेना आपको, मैं पढ़ा दूंगा। यदि दोनों वन वन फंक्शन है तो उन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन होगा f ऑफ gx या फिर g ऑफ fx, ये दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, वन वन फंक्शन होंगे। आपको याद रखना है, बस सिंपल रिजल्ट याद रखना है, दो वन वन फंक्शन से जो बनने वाले कंपोजिट फंक्शन हमेशा क्या होंगे, वन वन फंक्शन होंगे। सिमिलरली ऑन टू बात करूं, यदि f आपका क्या है ऑन टू फंक्शन है एंड g भी आपका क्या है ऑन टू फंक्शन है, तो उन दोनों के कंपोजिशन से जो बनने वाले फंक्शन, बोलो मैं आपका f ऑफ gx की बात करूं या फिर g ऑफ fx की बात करूं, ये दोनों आपके क्या होंगे, ऑन टू फंक्शन होंगे। ऑन टू फंक्शन अभी देखा नहीं, लेकिन जब पढ़ोगे तो उसके आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए याद रखना दोनों आपका क्या है, ऑन टू है। थर्ड और फिफ्थ रूल आपका क्या इंपॉर्टेंट है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या बोलते हैं, वन वन एंड ऑन टू। तो देखो प्रॉपर्टी थर्ड में आपका क्या वन वन है तो वन वन भी होगा, ऑन टू है तो आपका कंपोजिट भी ऑन टू होगा, तो मतलब वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव क्या होगा, यदि f है वो आपका क्या है बाइजेक्टिव है एंड g भी आपका क्या है बाइजेक्टिव है, तो उन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन होंगे, उन दोनों के कंपोजिट फंक्शन में बोलो आपका f ऑफ gx हो या फिर g ऑफ fx हो, तो ये भी आपके क्या होंगे, हमेशा बाइजेक्टिव होंगे। ये रूल आपको हमेशा याद रखना है, बस ये रूल्स रिजल्ट्स है, ये याद रखना, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली टिक करते हुए आगे निकल लेना, बस इतना ही काम है इसका, बाकी ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अब कंपोजिट में कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक टाइप के क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आईआईटी में आ चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन आपका क्या जेईई मेंस में आने के चांसेस है, बाकी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, देन जी ऑफ एफ ऑफ -5/3 माइनस एफ ऑफ जी ऑफ -5/3। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, कंपोजिट फंक्शन में वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू आप चाहो तो स्टार्टिंग में रख सकते हो या फिर आप लास्ट में भी रख सकते हो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों तरीके से भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एफ -5/3, तो जी ऑफ यहाँ पे बोल सकता हूँ एफ ऑफ -5/3 माइनस एफ ऑफ जी ऑफ, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ -5/3। मैं चाहूँ तो यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर सकता हूँ, या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ जी ऑफ एफ एक्स निकालो या फिर एफ ऑफ जी एक्स निकालो, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। कैसे भी कर सकते हो, चाहो वैल्यू पुट करके देख सकते हो या फिर वैसे निकाल के दे सकते हो। मैं एक और प्रॉपर तरीका बताया तो मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ, जी ऑफ एफ एक्स निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे आपका क्या एफ ऑफ जी एक्स निकाल देता हूँ, और बाद में वैल्यू पुट करूँगा। वैसे दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख लेना। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स बोलूँ तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, मोड ऑफ एक्स, तो मतलब जी ऑफ यहाँ पे मोड ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या बोलते, एफ जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी ऑफ मोड बनी है आपका क्या, एफ एक्स आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स मतलब जी ऑफ एफ ऑफ यहाँ पे मैं बोलूँ जी एक्स की वैल्यू आपकी मॉड ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब जी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मतलब इसमें आपका क्या एक्स की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर रख दो, तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मॉड, एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स मतलब एफ एक्स में एक्स से रख दो आपका मोड ऑफ एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ हो जाएगा। अब वैल्यू रख देता हूँ, तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देता हूँ आपका -5/3, तो ये क्या जाएगा मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5/3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ -5/3। -5/3 की वैल्यू होती है आपकी -1 पॉइंट, आपका क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.7 के आसपास जो भी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -2, तो ये आपका क्या जाएगा मॉड ऑफ -2 माइनस -5/3 का मोड, -5/3 का मोड की वैल्यू क्या आपकी क्या आएगी 5/3। ठीक है, -2 का मोड आपका इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी, और यहाँ पे क्या आपका 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसकी वैल्यू आपकी क्या है, तो 2 - 1 मतलब आपका क्या फाइनल आंसर क्या जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा। अब चाहो वैल्यू पुट करके देख लेना, सेम ही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपका आईआईटी में आ चुका है क्वेश्चन, लेट जी एक्स इज इक्वल्स टू
1 plus x minus greatest integer x and fx is equals to -1 when x less than 0, 0 when x is equals to 0 and 1 when x greater than 0. Then find f of gx. आपको क्या फाइंड करना है? f of gx. तो f of gx की वैल्यू बोलूँ तो f of x की जगह रख दिया मैंने यहाँ पे आपका gx. तो x की जगह रखो gx रखो. अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, gx क्या दे रखा है आपका 1 plus x minus greatest integer x. ध्यान से देखो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी फ्रैक्शनल पार्ट, तो बोल सकता हूँ 1 प्लस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अच्छा, अब आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 से लेकर 1 के बीच में होती है. तो इस gx की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी आपकी? 1 से लेकर आपका क्या 2 से 1 से लेकर 2 के बीच में रहेगी. मतलब gx की जो वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी? ग्रेटर देन 0 रहेगी. gx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ f ऑफ gx की वैल्यू मैं बोल देता हूँ 1 to 2. तो जब f के अंदर इनपुट 1 से 2 होगा तो मतलब f आउटपुट क्या देगा आपका? 1. और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर. आई होप बेटा ये समझ में आया होगा. ठीक है, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी देखते हैं यहाँ पे इसमें कंपोजिट फंक्शन पे. तो कंपोजिट फंक्शन में आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेईई मेंस टाइप के इंपॉर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चन आपका क्या जेईई मेंस में आते हैं. जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका क्या जेईई मेंस 2019 में आया था. तो क्वेश्चन है आपका लेट fx इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एंड gx इज इक्वल्स टू 3x प्लस एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर. देन f ऑफ gx इज इक्वल्स टू. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करो? सिंप्लीफाई कर दो. सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है? आंसर क्या दे रखा था? f ऑफ gx की आंसर किस फॉर्म में दे रखा था आपका? f और g इन दोनों की टर्म्स में दे रखा था. मतलब इसी फॉर्म में आपका जैसे आंसर दे रखा था 2fx 3fx fx का होल स्क्वायर fx की होल क्यूब, इसी टाइप से दे रखा था. तो उस फॉर्म में बनाना है. तो क्या करो? सिंप्लीफाई करता हूँ. तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? fx की वैल्यू ये दे रखी, gx की वैल्यू दे रखी. तो क्या निकाल देता हूँ? पहला पार्ट में बात करूँ f ऑफ gx की वैल्यू. तो f ऑफ gx की वैल्यू मतलब f ऑफ gx x की जगह रख देता हूँ आपका gx मतलब f ऑफ x की जगह रख दिया मैंने gx मतलब आपका क्या 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या है? f में x के जगह में क्या कर देता हूँ? ये पहले पुट कर देता हूँ. तो क्या जाएगा आपका ln ऑफ यहाँ पे 1 प्लस एक्स की जगह रख दिया 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आपका क्या है 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर. थोड़ा ध्यान से देखो, उसको सिंप्लीफाई करूँ एलसीएम तो आपका क्या सेम आएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी? ln ऑफ 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन नीचे क्या आपका 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब. थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, इसको बोल सकता हूँ 1 के होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर भी माइनस 3ab, ये आपका क्या है? a माइनस बी की होल क्यूब हो जाए. तो ये ध्यान से देखो तो ये आपका ln ऑफ ऊपर बन जाएगा 1 प्लस एक्स की होल क्यूब अपॉन नीचे क्या जाएगा 1 माइनस एक्स की होल क्यूब. तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ln ऑफ यहाँ पे बोल सकता हूँ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की होल क्यूब. होल क्यूब आपके आ जाएगा तो 3 ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. ये क्या है आपका fx. तो मतलब इसका आंसर क्या आपका 3 ऑफ fx हो जाएगा. ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर. आई होप बेटा समझ में आया होगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस टाइप का क्वेश्चन बेटा पुराने टाइम में AAA में पूछा था. ऐसा क्वेश्चन आपका ये दोबारा भी आ सकता है या फिर ऐसे f ऑफ n टाइम में देके ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं. देखो आपका क्या fx की वैल्यू दे रखी है x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन f ऑफ fx. तो f ऑफ fx एक साथ f ऑफ fx एक साथ नहीं निकाल सकते, स्टेप बाय स्टेप निकालूंगा. सबसे पहले मैं क्या करूंगा? f ऑफ fx निकालूंगा. तो f ऑफ fx की वैल्यू क्या आपकी? f ऑफ x की जगह रख दिया मैंने fx मतलब f ऑफ x की जगह रिप्लेस कर दिया मैंने x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे fx में x की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये क्या जाएगा आपका? वो x की जगह क्या है आपका? x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे 1 प्लस x का हो इसका अंडर रूट बोलूँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. तो x का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर कैंसिल होगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आपका x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे एलसीएम ले लूँगा. तो नीचे एलसीएम ले लूँगा तो क्या जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. थोड़ा ध्यान से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल तो क्या जाएगा आपका? x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगी. किसकी वैल्यू होगी? f ऑफ fx की वैल्यू होगी. आई होप समझ में आए होगी. सिमिलरली मैं क्या करूँ? f ऑफ fx
उसकी वैल्यू फाइंड करूँगा तो ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ एफ ऑफ, इसकी वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + 2x²। अब यहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस कर दो, ये वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, x की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दी इसमें, तो ये क्या जाएगा f ऑफ x, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, x की जगह रिप्लेस कर दिया x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + 2x² अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + x का होल स्क्वायर था, तो x का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1 + 2x²। अगेन क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा, तो क्या जाएगा, ये एलसीएम लेने के पास आ जाएगा आपके पास x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + 2x², और नीचे का एलसीएम लूँगा तो नीचे का एलसीएम क्या जाएगा, 1 + 2x² आ जाएगा, तो 1 + 2x² + x²। थोड़ा ध्यान से देखो, 1 + 2x² से 1 + 2x² कैंसिल, 2x² + x², 2x² + x² की वैल्यू 3x², मतलब क्या जाएगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + 3x²। ये आपका क्या होगा आंसर। अब थोड़ा ध्यान से देखो, f(x) में क्या आपका x अपॉन 1 + n√x², f ऑफ f(x) में आपका x अपॉन 1 + n√2x², f ऑफ f(x) 3 टाइम में x अपॉन 1 + 3x², तो f ऑफ f(x) n टाइम दे देगा, तो इसका आंसर क्या बोल सकता हूँ, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + nx², वही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा समझ में आया होगा, ठीक है। सिमिलरली आपका क्या थर्ड क्वेश्चन करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपका क्या जेईई मेंस में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, f(x) = 2x + mod x दे दिया। अब mod x की दो डेफिनेशन होते हैं, तो दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ f(x) = 2x + mod of x। तो इसकी डेफिनेशन देखो, mod of x की डेफिनेशन आपको पता है कि x > 0 होता है, तो mod x की वैल्यू आपकी क्या होती है, आपकी +x होती है, मतलब आपका क्या है 2x + x हो जाएगा। व्हेन x < 0 होता है तो mod x की वैल्यू क्या होती है आपकी -x, मतलब आपका क्या है 2x - x आ जाएगा। मतलब f(x) की यहाँ पे आपका क्या है, दो डेफिनेशन आएगा, आपकी क्या होगी, आपकी 3x और आपका क्या होगा x, और ये आपका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का मतलब क्या होगा, इसकी डेफिनेशन हर जगह सेम नहीं होगी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में कंपोजिट फंक्शन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वैसे जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, जेईई एडवांस के सिलेबस में, जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको वो नहीं करवाने वाला। बस इस क्वेश्चन की हेल्प से आप समझ लेना नॉन यूनिफॉर्म में कैसे होता है, ठीक है। मैं अलग से वो करवाने वाला नहीं हूँ, आपको जेईई एडवांस वाले में करवाया जाता है, लेकिन आपको करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दो मेथड होते हैं उसके, ग्राफिकल मेथड भी होता है, एक ऑब्जर्वेशन मेथड भी होता है, तो वो समझाना आपका काम का नहीं, वैसे स्किप कर सकते हैं, ऐसे एक वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, उसका डिफिकल्ट होता है। सिमिलरली मैं बात करूँ gx, तो gx में भी आपके पास क्या आपका 1/3 ऑफ 2x माइनस mod of x आ गया। अगेन mod of x की दो डेफिनेशन होंगे, तो यहाँ पे मैं खोल सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या आपका when x > 0 और n x < 0। x > 0 तो mod x की वैल्यू पॉजिटिव, तो मतलब 1/3 ऑफ 2x माइनस x, और x < 0 तो mod x की वैल्यू आपके क्या है <0, मतलब आपका क्या है, ये क्या आपका 2x माइनस x। तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ आपका gx की वैल्यू क्या जाएगी, 2x माइनस x, मतलब आपका क्या x/3 व्हेन आपका क्या होगा x > 0, और 2x माइनस x मतलब आपका 2x + x हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से कर सकता हूँ, -(x), तो ये क्या जाएगा आपका 3x/3, मतलब आपका x व्हेन आपका क्या होगा x < 0, तो ये आपका क्या होगा gx हो गया। तो यहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, दो डेफिनेशन होगी। अब मेरे को क्या निकालना है, आपका hx निकालना है। hx की वैल्यू क्या दे रखी है, f ऑफ gx के, मतलब hx की वैल्यू मैं बात करूँ तो f ऑफ gx की वैल्यू, मतलब f ऑफ gx मतलब बोलूँ f ऑफ gx, मतलब x की जगह रख दिया मैंने क्या आपका gx। अब x की जगह gx रखूँ तो यहाँ पे दो डेफिनेशन होगी, gx की भी f(x) की भी दो डेफिनेशन, gx की भी दो डेफिनेशन, तो उन दोनों डेफिनेशन के करस्पॉन्डिंग दोनों डेफिनेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्लियरली है कि इंटरवल आपका क्या है, सेम टाइप का है। इंटरवल डिफरेंट टाइप का होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंटरवल सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए आपका क्या कंपेरेटिवली ईजी बन जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, f ऑफ gx की यहाँ पे आपका क्या दो वैल्यू बनेगी, कौन से दोनों केस में बात करता हूँ। पहला केस आपका क्या होगा, व्हेन x की वैल्यू > 0, और दूसरा की केस की वैल्यू x की वैल्यू < 0। तो x की वैल्यू > 0, तो उस केस में f(x) की यहाँ पे gx की वैल्यू आपकी क्या होगी x/3, तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी f ऑफ gx की, मतलब आपका क्या है gx की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी x/3। सिमिलरली x < 0 में, तो x < 0 में gx की वैल्यू क्या आपकी x, मतलब यहाँ पे f ऑफ क्या आ जाएगा आपका x। अच्छा, अगेन मैं अब कंडीशन x > 0 में रखूंगा। x > 0 में f(x) की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 3x दे रखी है, तो यहाँ पे इस
ये जो f ऑफ x बाई 3 ये वैल्यू किस में रखूंगा, इस एफ एक्स में रखूंगा, तो ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, ये x बाई 3 इस x की जगह की जाएगी, तो 3 इंटू एक्स की जगह रख दिया आपका x बाई 3। सिमिलरली व्हेन x लेस देन 0, तो f ऑफ x की जगह x रखूंगा, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आपकी ऑलरेडी x है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्लियरली है यहाँ पे आपका क्या जाएगी, इसकी डेफिनेशन आपकी x आ रही है व्हेन आपका क्या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x आ रही है व्हेन x लेस देन 0। तो दोनों डेफिनेशन लकीली आपकी क्या है, सेम आ रही है, लकीली सेम आ रही है, तो मतलब आंसर यहाँ पे सेम आएगा, तो मतलब hx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, x आएगी। hx की वैल्यू x आ गई, इसका मतलब मैं बोलूँ h ऑफ hx, उसकी वैल्यू भी आपकी क्या होगी, x आएगी। h ऑफ एंड सो ऑन hx मैं n टाइम रखूंगा, सब में उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपके x के इक्वल ही आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हो, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, साइन इनवर्स ऑफ h ऑफ एंड सोन hx, और ये n टाइम्स है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी x आ गई, तो मतलब कि आपका क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बन गया। कितना आसानी से बन गया, साइन इनवर्स x टाइप का फंक्शन बन गया। और साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है, डोमेन उसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या होती है, -1 से लेके 1 के बीच में, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस 2020 में आने का चांसेस है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ जो जेई एडवांस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, पर उनको समझने की कोशिश करना। तो आगे देखते हैं, तो कंपोजिट फंक्शन में आगे देखते हैं बेटा, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपका क्या जी एडवांस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि डायरेक्टली आपका आंसर नहीं आता है, थोड़ा सा आपका सिंप्लीफाई या फिर मैनिपुलेशन करके आपका आंसर निकालना होता है। कैसे होता है देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इफ जी एक्स इज इक्वल्स टू 4 cos की पावर 4x माइनस 2 इंटू कॉस 2x माइनस 1/2 इंटू कॉस 4x माइनस x टू पावर 7 की होल पावर 1/7, देन जी ऑफ जी 100 इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब मान लो कोई इसको क्या पुराने तरीके के हिसाब से करना चाहिए, बोलो जी 100 निकालने के लिए x की जगह 100 पुट करें। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करें 4 cos की पावर 4 इंटू 100 माइनस ये, तो उसको सिंप्लीफाई करना ही आपका क्या बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि cos 100 क्या होता है, उसकी पावर 4 क्या होगी। तो ऐसे करेगा, डायरेक्टली करेगा तो हो सकता है वो प्रॉब्लम में फंस जाए। तो ऐसे केस में क्या आपका सबसे पहले जो जी का जो बल्कि सा एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, हो सकता है आपका क्या बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि 2 टाइप के फंक्शन है, एक तो यहाँ पे आपका क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पे आपका क्या एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो हो सकता है कुछ सिंप्लीफाई हो कि कोई एक फंक्शन आपका एलिमिनेट हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसे केस में उसको क्या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए देखो यहाँ पे आपका क्या है, cos की पावर 4x, मतलब एंगल से आपका x टाइप का, ये cos 2x मतलब डबल एंगल, cos 4x मतलब उसका भी डबल एंगल। तो सबसे पहले सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसको हमेशा एक ही टाइप के एंगल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये जो gx है उसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका 4 cos की पावर 4x माइनस 2, यहाँ पे क्या आपका cos 2x आ गया, तो उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करने, डबल एंगल से सिंगल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 1/2। अगेन आपका क्या है, cos 4x आ गया, cos 4x का वो बोल सकता हूँ आपका सेम फॉर्मूले से 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस x टू पावर 7 की होल पावर आपकी क्या होगी 1/7। अब क्या करते हो, उसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये क्या आ जाए आपका 4 cos की पावर 4x, दिस इंटू दिस आपका क्या जाए माइनस 4 cos स्क्वायर x, और माइनस माइनस आपका क्या प्लस 2। अब यहाँ पे क्या जाएगा, देखो आपका क्या 1/2 क्या माइनस 2/2, और क्या बन जाएगा आपका cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x, और आपका क्या दिस इंटू दिस आपका क्या प्लस ऑफ 1/2 माइनस x टू पावर 7 की होल पावर आपकी क्या होगी 1/7, ठीक है। आपका क्या है 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगेन मुझे पता है कि cos 2x का फॉर्मूला होता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका एज इट इज 4 cos की पावर 4x माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 दोनों कंबाइन करके बोल देता हूँ आपका 5/2, और यहाँ पे आपका क्या है cos स्क्वायर 2x को मैं बोल सकता हूँ आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 उसकी होल स्क्वायर माइनस x टू पावर 7 की होल पावर आपकी क्या होगी 1/7 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ होल स्क्वायर आएगी, होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करता हूँ तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे, ये मैं बोल सकता हूँ आपका 4 cos की पावर 4x माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 5/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 4 cos की पावर 4x प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2b मतलब माइनस 2 इंटू 2 आपका क्या जाएगा 4 cos स्क्वायर x
माइनस एक्स टू पावर 7 की होल पावर आपकी क्या होगी 1/7। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या जाएगा आपका 4 ऑफ कॉस की पावर 4x माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 5/2 माइनस 4 cos की पावर 4x माइनस 1 और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा आपका प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस एक्स टू पावर 7 की होल पावर 1/7। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका क्या है माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, 4 cos की पावर 4x और माइनस 4 cos की पावर 4x आपका क्या कैंसिल, 5/2 माइनस 1 तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा 3/2 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर 1/7। ये आपका क्या होगा gx आ गया। देखो gx काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ g ऑफ g 100 निकालना, तो मैं 100 की वैल्यू नहीं रखता क्योंकि 100 की वैल्यू रखूँगा x का 100 तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं अगेन क्या आपका g ऑफ gx सिंप्लीफाई करता हूँ, हो सकता है बहुत ईजी सिंप्लीफाई हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया आपका g ऑफ gx निकाला है। तो g ऑफ gx को मैं बात करूँ तो g x की जगह क्या रख दिया gx मतलब आपका क्या है 3/2 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर 1/7। अब ये x की जगह मैं पूरा रिप्लेस कर देता हूँ इसी में, तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन बन गया आपका 3/2 माइनस इस x की जगह रख दिया मैंने यहाँ पे आपका 3/2 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर 1/7 उसकी होल पावर आपकी क्या होगी 7। इस x की जगह रखा है मैंने, ये x की जगह मैंने पूरा रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, और ये x की जगह ये आ गया और इसकी पावर 7 है। ठीक है, और इसकी होल पावर आपकी क्या होगी 1/7। ये आपका क्या 1/7 भी बच गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ गया आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका क्या है 7 और ये 1/7 आपकी क्या पावर आपकी क्या कैंसिल, तो क्या बन जाएगा आपका 3/2 माइनस आपका क्या होगा 3/2 और माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस x की पावर 7 उसकी पावर आपकी क्या होगी होल 1/7। अगेन थोड़ा ध्यान से देखो 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया तो क्या बन जाएगा x की पावर 7 की पावर 1/7, तो कैंसिल तो ये क्या बन जाएगा आपका x। इसका मतलब g ऑफ gx सिंप्लीफाई हो के आपका क्या है बहुत ही इजी पैटर्न में बन गया आपका x की टर्म में बन गया। ठीक है, अब उसकी जगह x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, इससे क्या आपका आंसर मतलब x की जगह मैं 100 पुट करूँ तो आप क्या g ऑफ g 100 इज इक्वल्स टू क्या जाए x की जगह 100 पुट किया तो आपका 100, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपका क्या जेईई एडवांस में आ सकता है। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है बेटा, ये आपका क्या मॉड्यूल में दिया है, तो मैं इसलिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आप इसको क्लास नोट्स में करो। ठीक है, कैसे क्वेश्चन मैं इसमें हिंट दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन दे रखा है इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस कोस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस π/3, ये आपका एफ एक्स दे रखा है एंड जी ऑफ π/4 इज इक्वल्स टू 1, देन जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी में एफ एक्स की जगह एफ एक्स रखूंगा तो ये आपका क्या काफी लेंदी बन जाएगा, तो उस वजह से मैं क्या करता हूँ ये देखो एफ एक्स में क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकता हूँ यहाँ पे आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा लग गया, तो साइन स्क्वायर थीटा में मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले से रिप्लेस कर सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा की जगह रिप्लेस कर दिया मैं आपका 1 माइनस कोस 2 थीटा/2। अगेन यहाँ पे भी साइन स्क्वायर टाइप का दिख गया तो यहाँ पे भी 1 माइनस कोस 2 थीटा/2। अब यहाँ पे कोस ए इंटू कोस बी हो गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आपका 2 कोस ए कोस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद क्या है आपका इन जो टर्म्स बनेंगे उनको ओवरऑल सिंप्लीफाई करूंगा तो बहुत ही सिंपल तरीके से होगी। एफ एक्स आपका है उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 5/4 में बन जाएगी, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 5/4 हो जाएगी। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू 5/4 तो जी ऑफ 5/4 उसकी वैल्यू क्या आपकी 1 होगी और वही इसका क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे क्या ये जो वैल्यू दे रखी है ना तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू का आपका यूज होना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर लोगे। इनके सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो आपका क्या जूम सेशन में एक बार टीचर से अपने कंसल्ट कर लेना कि क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद को बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्या कंपोजिट फंक्शन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो है। एक टाइप का और क्वेश्चन बन गया, इसमें क्या उल्टा करना होगा। उल्टा कैसे आपका क्या यदि कंपोजिट फंक्शन दे रखा है तो उसकी हेल्प से बाकी के जो फंक्शन है वो कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं, तो एक बार वो भी देखते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन में लास्ट टाइप के जो फंक्शन है इसमें क्या होगा आपका दो, मान लो कंपोजिट फंक्शन गिवन होगा, कोई एक फंक्शन दिया होगा और दूसरा फंक्शन फाइंड करना है। सिमिलरली आपका क्या है यहाँ पे भी आपका एक फंक्शन दे रहा है, कंपोजिट फंक्शन में एक रिलेशन दे रखा है और दूसरा फंक्शन आपको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या आपका ऑप्शन की हेल्प से। ऑप्शन में क्या करना, वैल्यू पुटिंग कर देना और क्रॉस चेक कर लेना, जो भी आपका आंसर है वो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आपका इजीली हो जाएगा ऑप्शन की हेल्प से।
लेकिन मान लो इन केस आपका क्या ऑप्शन नहीं दे रखा हो या फिर क्या इसको घुमा के आपका कोई पूछा होता है, तो उस केस में एक मेथड आना चाहिए कि किस तरीके से अपन ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला एफ का एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है आपका साइन स्क्वायर एक्स, एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है आपका साइन स्क्वायर एक्स, एंड जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है आपका मॉड ऑफ साइन एक्स। अब उसने क्या पूछा है, जी एक्स की वैल्यू क्या होगी। यदि मैं ऑप्शन की हेल्प से देखूं, मैं लेट एज्यूम करो जी एक्स की वैल्यू मैंने रूट एक्स दे दी, तो आपका क्या साइन स्क्वायर एक्स का रूट एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का रूट एक्स आपका क्या होता है, मॉड ऑफ साइन एक्स होता है। तो डायरेक्टली जी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स क्या होगा आपका आंसर होता है। लेकिन इन केस मान लो ऑप्शन नहीं दिए हैं इंटीजर में या कुछ ऐसा अजीब सा बना के दे दिया है, तो उस केस में प्रॉपर मेथड भी आपको आना चाहिए। तो प्रॉपर मेथड देखते हैं यहाँ पे। तो मेरे को क्या निकालना है, प्रॉपर मेथड। तो आंसर तो आपका आ गया। प्रॉपर मेथड में बात करूँ तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी ऑफ एक्स की जगह रख दिया साइन स्क्वायर एक्स, तो मतलब जी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, मॉड ऑफ साइन एक्स आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं, मैनिपुलेशन से सोच सकते हो, लेकिन इन केस नहीं भी सोच पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपका क्या रिप्लेस कर दो कोई फंक्शन से। तो मैं बोलता हूँ लेट साइन स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू मैंने बोल दी आपके टी। साइन स्क्वायर एक्स को मैं बोल सकता हूँ आपका क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या है टी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ आपका साइन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ टी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी साइन इनवर्स ऑफ आपका क्या होगा रूट टी। ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या आपका g ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, उसकी जगह t है, तो आपका क्या है gt आ गया। अब फंक्शन आपका क्या है t की टर्म्स में है, तो उसका RHS भी आपका क्या है t की टर्म्स में होना चाहिए। तो ये क्या जाएगा आपका मॉड ऑफ साइन ऑफ x की जगह मैंने क्या लिख दिया आपका साइन इनवर्स रूट टी। अभी आपने मोड इनवर्स फंक्शन बढ़ा नहीं है, लेकिन उसमें आप अभी याद रख सकते हो साइन और साइन इनवर्स दोनों एक दूसरे के कंपोजिट को नेग्लेक्ट कर देता, तो ये क्या जाएगा साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो रूट मॉड ऑफ रूट ऑफ टी। अब रूट हमेशा क्या आपका पॉजिटिव होता है, रूट हमेशा क्या आपका पॉजिटिव होता है, तो मोड खुलेगा आपका पॉजिटिव से, मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ टी। तो जी ऑफ टी इज इक्वल टू अंडर ऑफ टी, जो जी एक्स निकालना टी की जगह एक्स रिप्लेस कर दो, जी एक्स इज इक्वल टू क्या आपका रूट एक्स हो गई। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा चीजें। ठीक, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड 1/2 ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 देन एफ एक्स इज इक्वल टू। तो एक मेथड तो क्या अपन वैल्यू पुटिंग के हेल्प से एफ एक्स की वैल्यू पुट करके देख ले, ये चेक करके देख लेते, 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 चारों वैल्यू चेक करके देख लेते, उसके हिसाब से आपका क्या आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू नहीं करके इंटीजर में पूछ लिया कि एफ ऑफ समथिंग ऐसा वैल्यू निकालना, तो उस केस में जब तक आपके पास फंक्शन नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉपर मेथड भी आपका आना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर मेथड आने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको सब देखो यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स में एक रिलेशन दे रखा है, तो मैं क्या करूँ इसको जी ऑफ एफ एक्स बना देता हूँ। तो इसको ये 1/2 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स को मैं बोल सकता हूँ जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। मैंने क्या किया 1/2 है, तो 2 को मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब जी ऑफ एफ एक्स मतलब x की जी एक्स में x की जगह एफ एक्स रिप्लेस कर देता हूँ, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या बन जाएगा, x की जगह एफ एक्स आ गया, तो आपका एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आपका 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस आपका क्या होगा 4। सब को इधर ले जाओ, एफ एक्स की टर्म से यहाँ पे रख दे, तो मैं क्या कर देता हूँ एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एफ एक्स, बाकी टर्म को साथ में ले गया, तो उधर क्या आपका 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस आपका क्या होगा 6 हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस आपका क्या होगा 3 हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 उसके फैक्टराइज करने आपको आते हैं ऑलरेडी, तो इसके फैक्टराइज करूंगा तो क्या आपका 2 इंटू यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस आपका क्या होगा 3 इसके फैक्टर्स हो गए, तो इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या आपका 2 इंटू आपका क्या होगा 2x माइनस 3 इंटू आपका क्या है यहाँ पे बन जाएगा आपका x माइनस 1। ये आपके फैक्टर्स के बाद बन जाएंगे। सिर्फ लेफ्ट साइड राइट साइड में देखो 3 फैक्टर है, तो राइट साइड में भी मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूँ, तो फैक्टराइज करूँगा तो यहाँ पे मैं क्या करूँ एफ एक्स कॉमन लिया, तो एफ एक्स कॉमन लिया तो क्या बच गया आपका एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में आपके क्या है 2 फैक्टर है, राइट साइड में आपके पास 3 फैक्टर है, तो इन 3 फैक्टर से राइट साइड में मैं क्या करूँगा 2 फैक्टर बनाऊंगा, तो 2 फैक्टर बनाने के लिए मैं 2 को इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा आपका 2x माइनस 3 इंटू आपका क्या है 2x माइनस 2, और ये क्या देगा आपका f ऑफ x इंटू आपका क्या है f ऑफ x प्लस 1।
अब थोड़ा ध्यान से देखो ऑप्शन की हेल्प से, इन दोनों फैक्टर, लेफ्ट साइड में 2 फैक्टर, राइट साइड में 2 फैक्टर, इन दोनों में से कोई एक फैक्टर आपका एफ होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो कौन सा फैक्टर एक बड़ा है। देखो यहाँ पे इसको मैं बोल सकता हूँ -3 + 1, तो वो आपका क्या हो जाएगा -2 होता है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2x - 3 और यहाँ पे 2x - 3 + 1। देखो 2x - 3 + 1 आपका क्या है 2x - 2 हो गया। तो देखो क्लियरली कि राइट साइड आपका क्या लेफ्ट साइड की फॉर्म में रखा है, मतलब लेफ्ट साइड आपका क्या fx × f(x + 1) की फॉर्म में रखा है। तो क्लियरली मैं कंपेयर करके बोल सकता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है यही आपका क्या होगा fx। तो fx का आंसर रहेगा आपका 2x - 3 और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। तो देखो जो प्रॉपर मेथड है वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, प्रॉपर मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये था आपका कंपोजिट फंक्शन में। कंपोजिट फंक्शन में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैंने आपको करवा दिए हैं, फिर भी कुछ बुक्स में एडिशनल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपके कंपोजिट फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने वाले क्वेश्चन। तो वो मैंने ऑलरेडी करवा दिया कि कंपोजिट फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे होता है। याद करो मैंने क्या बोला था, f(x) का जो डोमेन है दे रखा आपका -3 से लेकर 2, तो f(e⁻x) + f(ln x) उसकी रेंज निकालो, f(cos x) + f आपका क्या है समथिंग दे देगा उसकी आपके क्या डोमेन निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो वहाँ से आप कर लेना। तो इसके अलावा बाकी मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सारे कर लेना, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शन में नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन या फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, कैसे उनको क्लासीफाई करते हैं और उन पे क्या कंडीशंस होती है, कैसे निकालने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, वो सारा हम इस पार्ट में देखेंगे। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई एडवांस के हिसाब से जनरली क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन जितने भी होते हैं उसको मैं 2 टाइप से कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकता हूँ। पहली कैटेगरी में वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ पेयरिंग, और सेकंड कैटेगरी में क्लासीफाई करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। आउटकम में मतलब बात करूँ मैं रेंज और कोडोमेन के हिसाब से बात करूँ, तो मैं पहला बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ पेयरिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेयरिंग फंक्शन को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकता हूँ, या तो मैं आपका क्या फंक्शन 1-1 फंक्शन होगा या फिर आपका क्या होगा मैनी वन फंक्शन होगा। 1-1 फंक्शन का एक और नाम होता है आपका इंजेक्शन फंक्शन होता है। इंजेक्शन फंक्शन भी दिया जाता है, कई जगह पे आपका इंजेक्शन दिया होगा या फिर कई जगह इंजेक्टिव, मतलब कोई फंक्शन आपका 1-1 फंक्शन है तो उसको आपका इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलता हूँ। तो ये नाम भी आपको दिए होते हैं, तो ये सेकंड नेम है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैनी वन फंक्शन का ऐसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आपका ऑन द बेसिस ऑफ रेंज एंड कोडोमेन फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप। पहला आपका क्या होगा ऑन टू फंक्शन, दूसरा आपका क्या होगा इन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को दूसरा मैं भी नाम दे सकता हूँ आपका सरजेक्शन बोलता हूँ, या फिर कोई फंक्शन आपका क्या ऑन टू फंक्शन है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ आपका सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलता हूँ। तो ये अभी आपको क्या नाम याद रखना है। उसके अलावा एक और फंक्शन होता है आपका बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1-1 ऑन टू, जब वो पढ़ेंगे तब हम आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बेसिक पेयरिंग थी, मतलब उसके क्या था क्लासिफिकेशन थे। अब देखते हैं कि कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ पेयरिंग पे, तो मैं जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका क्या है 1-1 फंक्शन, तो क्लियर है 1-1 फंक्शन में मतलब आपका क्या है पेयरिंग हो 1-to-1 पेयरिंग। नाम से क्लियर है 1-1 फंक्शन का मतलब होगा 1-to-1 पेयरिंग। जनरल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। मैनी वन फंक्शन का मतलब का क्या होगा मैनी टू वन पेयरिंग। अच्छा, अब ये तो जनरल लैंग्वेज में हो गया। अब मैं सेट की लैंग्वेज में बात करूँ, यदि कोई फंक्शन डिफाइन है सेट ए से लेके सेट बी में, यदि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ 1-to-1 पेयर कर रहे हैं तो ऐसा फंक्शन आपका क्या होगा 1-1 फंक्शन हो गया। सेट ए के यदि बहुत सारे एलिमेंट सेट बी के कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट से पेयर कर रहे हैं तो आपका क्या होगा आपका ये होगा मैनी टू वन। लेकिन इन दोनों केस में फंक्शन की डेफिनेशन जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखता हूँ, कोई एग्जांपल मैंने बोल दिया कोई फंक्शन डिफाइन है आपका क्या सेट ए से लेके सेट बी में, तो ए में एलिमेंट मैंने बोल दिया 1, 2 एंड 3, यहाँ पे मैंने बोल दिया ए बी एंड सी। तो देखो 2 पेयर कर रहा है आपका ए के साथ, 1 पेयर कर रहा है बी के साथ और 3 पेयर कर रहा है आपके क्या सी के साथ। देखो सारे एलिमेंट 1-to-1 पेयरिंग कर रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को मैं बोलूँगा आपका 1-1 फंक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो ऐसा दे दिया आपका यहाँ पे 1, 2, 3 दे दिया और यहाँ पे मैंने ऐसा बोल दिया आपका ए बी सी डी ई हो गया। अब देखो 1 डी के साथ पेयर कर रहा है, 2 ए के साथ पेयर कर रहा है और 3 मान लो आपका क्या बी के साथ पेयर कर रहा है।
तो देखो 1 to 1 पेयरिंग है। अब भले ही यहाँ पे आपका क्या है सी और ई आपके क्या है पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन को देखने के लिए सिर्फ अपन को ए वाले एलिमेंट से आपको काम करना था। तो ये वाला जो एग्जाम्पल होगा ये भी आपका क्या होगा 1-1 फंक्शन ही होगा। मतलब 1-1 फंक्शन में मैं बोलूँगा 1 to 1 पेयरिंग। सिमिलरली मैनी टू 1 पेयरिंग में क्या बोलूँगा, जैसे एग्जाम्पल मैंने बोल दिया आपका ए सेट से लेके बी सेट में डिफाइन है, तो ए सेट में मैंने एलिमेंट बोल दिया 1 2 3 एंड 4, बी सेट में नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, अब देखो 1 है वो बी के साथ पेयर कर रहा है, 2 है आपका बी के साथ पेयर कर रहा है, 3 है आपका ए के साथ पेयर कर रहा है, और 4 भी आपका क्या मान लो 4 एक काम करो 4 सी के साथ पेयर कर रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, अब देखो ये 1 और 2 वाली जो एलिमेंट है, दो एलिमेंट आपका क्या बी के साथ पेयर कर रहे हैं, तो ये आपका क्या मैनी टू 1, तो ये आपका मैनी टू 1 पेयरिंग है, तो मैनी 1 फंक्शन हो गया। आई होप क्लियर है बेटा सारी चीज़ आपको। सिमिलरली मैं एक ऐसा एग्जांपल भी ले सकता हूँ, मान लो आपका 1 2 3 हो गया, और यहाँ पे मान लो आपका क्या है ए बी और सी। 1 भी आपका क्या है बी के साथ पेयर कर रहा है, 2 भी आपका क्या है बी के साथ पेयर कर रहा है, और 3 भी आपका क्या है बी के साथ पेयर कर रहा है। तो ये भी आपका क्या होगा मैनी 1 फंक्शन हो गया। लेकिन इन दो में आपके क्या है दो आपके एलिमेंट आपका क्या है एम्प्टी है। ठीक है, आई होप बेटा इसी समझ में आई होगी। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के मैंने ये 4 एग्जांपल लिए जिससे मैं आपको क्या ऑन टू और इन टू फंक्शन भी मैं उसकी हेल्प से कर सकता हूँ। तो ये 2 एग्जांपल आपका क्या 1-1 फंक्शन है, ये 2 एग्जांपल आपके क्या है मैनी 1 फंक्शन है, मतलब ये भी आपका मैनी 1 फंक्शन हो गया। लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के, इसमें आपका क्या बी के सारे एलिमेंट पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें बी के सारे एलिमेंट पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसमें बी के सारे एलिमेंट पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें बी के सारे एलिमेंट पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो मैंने जानबूझ के बनाया जिससे मैं आपका क्या ऑन टू और इन टू फंक्शन क्लासेस समझा सकूँ। ठीक है, सिमिलरली आपका क्या सेकंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम या रेंज और कोडोमेन। तो फंक्शन आपका क्या होगा ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा, जनरल डेफिनेशन में, जब आपकी उस फंक्शन की जो रेंज है वो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, आपकी कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी। रेंज और कोडोमेन आपके इक्वल हो जाए। रेंज और कोडोमेन इक्वल कब होगी, जब सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या है पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बी के सारे एलिमेंट। मतलब 4 एग्जांपल में बोल देता हूँ, आपका 1 एंड 2 3 एंड आपका क्या होगा 4। तो ऐसा एग्जांपल जिसमें आपका क्या है रेंज और कोडोमेन इक्वल हो। रेंज और कोडोमेन इक्वल कब होगा, जब बी के सारे एलिमेंट पेयरिंग में पार्टिसिपेट करें। तो ऐसा फंक्शन आपका क्या होगा ऑन टू फंक्शन। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ जो फर्स्ट वाला फंक्शन और थर्ड वाला फंक्शन है वो आपका क्या होगा ऑन टू फंक्शन हो गया। फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे स्पेसिफिकली आप एग्जाम्पल लेके लिख सकते हो। सिमिलरली आपका क्या है इनटू फंक्शन, नाम से क्लियर है, इनटू मतलब उसके अंदर, कोडोमेन के अंदर रेंज। तो ऐसा फंक्शन जहां पे आपका क्या है कोडोमेन या आपका क्या है रेंज इज नॉट इक्वल्स टू आपका क्या है कोडोमेन हो। इसका मतलब क्या हो, रेंज यहाँ पे क्या रहे बेटा आपका सबसेट ऑफ कोडोमेन रहे, तो ऐसा जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को मैं क्या बोलता हूँ आपका इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, बी के सारे एलिमेंट पेयरिंग में पार्टिसिपेट ना करना चाहिए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट बनने चाहिए। तो क्लियरली दिख रहा है आपका क्या जो एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 4 है वो आपका क्या है इनटू फंक्शन के एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 2 बोलूँ और एग्जांपल नंबर 4 बोलूँ जो आपके क्या है इनटू फंक्शन के एग्जांपल होंगे। आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, लेकिन इन सब में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, प्रोवाइडेड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन शुड बी सेटिस्फाई। मतलब जो फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब ऐसे रैंडमली नहीं बना लो, सिर्फ मैं पेयरिंग के बेसिस पे या फिर 1-1 ऑन टू इनके बेसिस पे नहीं देखूँ। मैं क्या करूँ, पहले फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ देखूँगा, तभी वो फंक्शन का टाइप बनेगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो इन सारे क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैं फंक्शन को 4 टाइप में आपका क्या डिवाइड कर सकता हूँ। वो 4 टाइप कौन कौन से हैं आगे देखते हैं। तो ये सारी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैं फंक्शन को 4 टाइप के फंक्शन में डिवाइड कर सकता हूँ। वो 4 टाइप के फंक्शन कौन कौन से हैं। पहला आपका क्या होगा 1-1 ऑन टू फंक्शन, या फिर जो फंक्शन 1-1 ऑन टू फंक्शन उसको मैं क्या बोल सकता हूँ बाइजेक्शन भी बोलता हूँ, या फिर ऐसे फंक्शन जो 1-1 ऑन टू होते हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलता हूँ। ठीक है, तो 1-1 ऑन टू का मतलब क्या होगा 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1-1 का मतलब क्या है 1-to-1 पेयरिंग करे, और ऑन टू का मतलब क्या है कोडोमेन और रेंज इक्वल हो। तो मतलब ऐसा जो फंक्शन होगा वो आपका क्या है 1-1 ऑन टू होगा। मतलब जो एग्जाम्पल नंबर 1 था वो आपका 1-1 ऑन टू का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है 1-1 इनटू, नाम से क्लियर है, ऐसा फंक्शन जो 1-1 हो और इनटू हो। 1-1 का मतलब 1-to-1 पेयरिंग करे, इनटू का मतलब क्या होगा आपका कोडोमेन और रेंज ना इक्वल ना हो। तो मतलब देखो ये फंक्शन 1-to-1 है, लेकिन यहाँ पे आपका डी एलिमेंट की पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है सेट बी का, तो यहाँ पे आपका क्या इनटू होगा। तो ये फंक्शन आपका क्या होगा 1-1 इनटू हो गया। थर्ड वाला जो फंक्शन हो गया वो आपका क्या होगा मैनी 1 इनटू होगा। नाम से क्लियर है, मैनी 1
इंटू मैनी वन मतलब मैनी टू वन पेयरिंग करे, और ऑन टू का मतलब क्या होगा, जिसमें कोडोमेन और रेंज सेम हो। तो मतलब मैनी वन ऑन टू का एग्जांपल आपका थर्ड एग्जांपल हो गया। मतलब ये देखो आपका क्या है मैनी टू वन, मतलब आपका देखो यहाँ पे 1 और 3 ये दोनों आपके क्या बी से एलिमेंट से पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसकी कोडोमेन और रेंज आपके क्या इक्वल है, तो ये आपका क्या होगा मैनी वन ऑन टू हो गया। फोर्थ आपका क्या होगा मैनी वन इंटू, नाम से क्लियर है मैनी टू वन पेयरिंग होगी, और इंटू मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होगा। तो देखो क्लियरली आपका क्या मैनी टू वन पेयरिंग है और कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या होगा मैनी वन इंटू हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे है ना बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब कोई भी फंक्शन आपका क्या है इन चारों टाइप के फंक्शन में आपका क्या है क्लासीफाई हो सकता है सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन चेंज करने की वजह से। तो यहाँ पे डेफिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। कैसे आता है मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा। उससे पहले मैं एक नोट लिख लो, 1 ऑन टू फंक्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है। एक रिजल्ट याद रखना, किसी भी फंक्शन का इनवर्स सिर्फ और सिर्फ उसी केस में एग्जिस्ट करेगा जब वो आपका क्या है फंक्शन 1 ऑन टू या फिर मतलब बाइजेक्टिव है। तो ये नोट में लिख लेना बेटा, आपका यहाँ पे एक रिजल्ट लिखा होता है नॉट इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन को अंडरलाइन करना, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी केस में करेगा व्हेन फंक्शन इज 1 ऑन टू, या फिर मैं क्या बोलूँ आपका बाइजेक्टिव। जब फंक्शन आपका क्या बाइजेक्टिव हो उसी केस में इन्वर्स हो गया एग्जिस्ट करेगा। उसी केस में जब मैंने इन्वर्स फंक्शन की जो रेंज बताई थी वो मैंने क्या बोला था, आपका नॉर्मल फंक्शन की डोमेन के इक्वल नहीं होगी, वो क्या आपका डोमेन का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऐसे फंक्शन आपका क्या 1 ऑन टू भी होना चाहिए, तो उसी वजह से आपका क्या उसकी रेंज ऐसी लगाई थी। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी का जो जितना रहेगा वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी देखेंगे और इन्वर्स फंक्शन में भी ये कंसेप्ट से आपको देखेंगे। ठीक है, अच्छा अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि कोई भी फंक्शन आपका क्या ये चारों बन सकता है, 1 ऑन टू इनटू और मैनी वन सारे हो सकता है। वो डेफिनेशन के बेसिस पे होता है। कैसे होगा पहले उसका क्या हम देखते हैं, कैसे मेथड टू फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल के हेल्प से देखेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग मेथड्स टू फाइंड 1 एंड मैनी वन फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन 1 फंक्शन है मैनी वन फंक्शन है, उसको फाइंड करने के आपके पास जनरली 3 तरीके होते हैं, 3 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला तरीका आपका क्या है एल्जेब्रिक मेथड, दूसरा आपका क्या है ग्राफिकल मेथड, और तीसरा आपका डेरिवेटिव मेथड। एल्जेब्रिक मेथड आपको क्या यूज करना होगा एनसीईआरटी के हिसाब से। जब भी आपको क्वेश्चन करना होगा आपका एनसीईआरटी में 1 फंक्शन है मैनी वन फंक्शन है, तो वो आपको एल्जेब्रिक फंक्शन की हेल्प से कराना है। बाकी जेई में इसकी हेल्प से हम कभी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है, कैलकुलेशन करना है होता है, तो हम ये नहीं करेंगे। हम दोनों कौन सा यूज़ करेंगे, या तो ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे या फिर डेरिवेटिव मेथड यूज़ करेंगे। ग्राफिकल मेथड कौन से फंक्शन में यूज़ करेंगे, ऐसे फंक्शन जिनका ग्राफ बनाना बहुत आसान है, तो उनमें मैं क्या करूँगा ग्राफिकल मेथड यूज़ करूँगा। और डेरिवेटिव मेथड ऐसे मैं क्वेश्चन में यूज़ करूँगा जिनके ग्राफ आपके क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, या फिर 2 से 3 4 आपके क्या बहुत सारे आपके क्या फंक्शंस आपके क्या एक साथ एसोसिएट हो, या फिर मतलब आपका क्या कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो जिसका ग्राफ बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो, तो उस केस में मैं क्या करूँगा डेरिवेटिव मेथड देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं तीनों मेथड। सबसे पहले मैं बात करूँ आपका एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड में आपका क्या सिंपल आपका याद रखना है, कोई भी फंक्शन है वो आपका क्या 1 है मैनी वन है, वो उसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ ऐसे 2 पॉइंट ले लेता हूँ जहाँ पे आपका क्या एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या सेम होगी। तो मतलब मैं पहला मेथड बात करता हूँ एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में मैं क्या करता हूँ स्पेस में कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूँ जहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके क्या होगी इक्वल है, मतलब आपके क्या एफ एक्स वन और एफ एक्स टू, ये 2 पॉइंट में मैं ले लेता हूँ लेट x1 एंड x2 आर इन डोमेन। डोमेन में कोई भी 2 पॉइंट हैं और जहाँ पे मैंने दोनों फंक्शन की वैल्यू को आपका इक्वल ले लिया। अब उसके बाद इस फंक्शन को मैं क्या करूँ इक्वेट करूँ, और इक्वेट करने के बाद इसको सोल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग इसको सोल्व करूँगा। आफ्टर सॉल्विंग यदि आपके पास इसको इक्वेशन को सोल्व करने के बाद यदि x1 इज इक्वल्स टू x2 ओनली रियल सॉल्यूशन आए, ओनली रियल सॉल्यूशन आए, तो उस केस में क्या होगा आपका फंक्शन आपका क्या होगा आपका 1 फंक्शन होगा। इन केस मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा, उसको सोल्व करते टाइम आपका क्या x1 इज इक्वल्स टू x2 ये तो हमेशा आएगा ही आएगा, एंड सम अदर रियल सॉल्यूशन, तो उस केस में जो फंक्शन होगा आपका वो होगा मैनी वन फंक्शन होगा।
एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं जिससे आपको ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये 1 है या मैनी वन है, ये मेरे को देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके डोमेन में कोई भी 2 पॉइंट ले लिए जहाँ पे वैल्यू आपकी क्या इक्वल है। तो मैंने क्या बोल लिया, एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, यहाँ पे x1 और x2 दोनों पॉइंट मैंने ले लिए इसकी डोमेन में। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आपका x1 की होल क्यूब इज इक्वल्स टू x2 की होल क्यूब। अब मैं इसको क्या करूँ, सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या जाएगा, x1 की होल क्यूब माइनस x2 की होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आपका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या सिंप्लीफाई करूंगा तो इससे क्या जाएगा, आपका x1 इज इक्वल्स टू आपका x2 आ जाएगा, ये सॉल्यूशन। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आपका x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल्स टू 0। अब चाहो तो इसको या x1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो या फिर x2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। अब इस इक्वेशन का क्या होगा, आपका d की वैल्यू क्या आपके लेस देन 0 और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू कभी भी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 कभी होगी नहीं, तो इससे मुझे कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। या तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो या फिर आप वैसे भी देख सकते हो। तो मुझे क्या मिलेगा, इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो सिर्फ x1 इज इक्वल्स टू x2 ओनली रियल सॉल्यूशन मिला, ओनली रियल सॉल्यूशन मिला। इसका मतलब जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब जो फंक्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 फंक्शन होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। सिमिलरली मैनी वन के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैंने बोल दिया आपका x की पावर 4। अब x की पावर 4 में वही काम क्या करूँगा, मैं डोमेन में कोई भी 2 पॉइंट लेता हूँ x1 और x2 जहाँ पे वैल्यू आपके क्या सेम है। मतलब एफ x1 इज इक्वल्स टू एफ x2 मैंने कोई भी 2 पे ले ली तो यहाँ पे बोल सकता हूँ x1 की पावर 4 इज इक्वल्स टू आपका क्या x2 की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो x1 की पावर 4 माइनस x2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बोल सकता हूँ x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर इंटू x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आपका x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या मिल जाएगा मुझे, आपका क्या x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0 मतलब x1 इज इक्वल्स टू आपका क्या x2। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0 मतलब x1 इज इक्वल्स टू आपका क्या माइनस ऑफ x2। x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर, किसी भी 2 परफेक्ट नंबर का होल स्क्वायर है, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी ऑलवेज आपकी क्या कभी ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू 0 कभी होगी नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो क्लियरली है कि यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू x2 एक सॉल्यूशन तो आ रहा है, लेकिन उसके अलावा एक और सॉल्यूशन आ रहा है आपका x1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x2। मतलब यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू x2 के अलावा यदि कोई और रियल सॉल्यूशन आए तो ऐसा जो फंक्शन होगा आपका वो होगा आपका मैनी वन फंक्शन। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अलजेब्रिक मेथड, ये मेथड आपको यूज़ करना आपका एनसीईआरटी में, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है बोर्ड के हिसाब से क्योंकि जेई के हिसाब से, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे वाला मेथड देखते हैं ग्राफिकल और आपका क्या डेरिवेटिव, ये आपका क्या जेई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। तो 1 और मैनी वन फंक्शन फाइंड करने का सेकंड मेथड आपका क्या है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आपका कंपैरेटिवली आपको आसान रहेगा क्योंकि आपने ग्राफ्स के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। तो ऐसे केस में क्या करूँगा, मैं सबसे पहले फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा। अब उस केस में मैं क्या खींचूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा। इस मेथड को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मेथड भी बोलता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यदि उस फंक्शन के ग्राफ को सिर्फ एक रियल प्लेस पे इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, 1 फंक्शन होगा। और इन केस यदि हॉरिजॉन्टल लाइन उस फंक्शन के ग्राफ को एक से ज़्यादा कहीं भी रियल प्लेस पे कट करती है तो वो फंक्शन आपका क्या होगा, आपका मैनी वन फंक्शन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की जरूरत है कि वो जो ग्राफ है वो एक फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तभी मैं 1 और मैनी वन का ध्यान रखूँगा। कई बार स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या मेथड है। ये मैंने जो चीज़ बताई थी वो लिखी है, आप ये नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल के से मैं बात करूँ अभी जो मैंने फंक्शन देखे थे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब मैंने देखा था एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है क्लियरली। तो अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा उसके ग्राफ को सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, आपका 1 फंक्शन हो गया। और जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि फंक्शन आपका क्या है, 1 फंक्शन ही हो गया। सिमिलरली मैं बात कर दूं कोई फंक्शन आपका क्या एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 का जो ग्राफ बनता है कुछ एक्स स्क्वायर जैसा बनता है। क्लियरली देखो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन उसके ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रही है तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, मैनी वन फंक्शन हो गया। ये फंक्शन हो गया आपका मैनी वन फंक्शन।
अच्छा, अब मैंने क्या बोला था कि आपको प्रोवाइडेड फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये चीज़ क्यों बोली? जैसे एक एग्जांपल मैं बोलूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मैं बोलूँ, अब उस केस में आप क्या करते हो, गलतबाजी में क्या करोगे, ये ग्राफ बना दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का। अब यहाँ पे आपने क्या खींची, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो हर जगह पे एक जगह पे कट कर रही है, तो आपके अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए आपका 1 1 फंक्शन होना चाहिए, लेकिन 1 1 फंक्शन आपका क्या आंसर गलत हो गया। रीजन क्या है बेटा, आपकी वर्टिकल लाइन खींचूंगा तो वर्टिकल लाइन एक से 4 जगह पे कट कर रही है, तो मतलब ये जो ग्राफ है एक फंक्शन को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो मैं 1 1 या मैनी 1 में क्लासीफाई नहीं कर सकता। तो इन दोनों में मैं क्या देखूं, वर्टिकल लाइन खींचूं तो वर्टिकल लाइन हर जगह पे एक जगह पे कट कर रही है, तो ये भी आपका एक फंक्शन है और ये भी आपका एक फंक्शन है, तो फंक्शन है तो दोनों आपके क्या 1 1 और मैनी 1 की टर्म्स में क्लासीफाई कर सकता हूँ, लेकिन ये फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन नहीं है तो 1 1 और मैनी 1 की टर्म्स में क्लासीफाई मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ जितने भी आपके क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं अपने डोमेन में सारे क्या होते हैं आपके मैनी वन फंक्शन होते हैं, क्योंकि अपने फंक्शन डोमेन में क्या करते हैं सारे आपके क्या रिपीट होते रहते हैं। जैसे साइन की बात करूँ, कोस की बात करूँ, टेन की बात करूँ, ये सारे क्या होते हैं आपके मैनी वन होंगे। लेकिन हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक इंटरवल में, मतलब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बोल दूँ, ऐसा डोमेन जहाँ पे उसका ग्राफ का बिहेवियर आपका क्या रिपीट नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में वो आपका क्या 1 1 भी हो सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा डेफिनेशन के बेसिस पे कैसे इसमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या ग्राफिकल मेथड था, आई होप ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा। अब थर्ड देखते हैं आपका डेरिवेटिव मेथड, थोड़ा सा टफ पड़ सकता है अभी आपके लिए क्योंकि वो चीज़ें पढ़ी नहीं है, लेकिन उसको इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार याद रखना कि कैसे होता है। तो आगे देखते हैं डेरिवेटिव मेथड। तो 1 1 और मैनी वन फंक्शन फाइंड करने का नेक्स्ट जो मेथड होता है वो डेरिवेटिव मेथड होता है। डेरिवेटिव मेथड हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन से बहुत ज़्यादा आपको फैमिलियर नहीं हो, पर समझने की कोशिश करना। सिंपल आप इसके रूल्स याद रखना, रिजल्ट्स याद रखना और डायरेक्टली रिजल्ट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, आपका आंसर 100% ज़्यादातर क्वेश्चन में आ जाएगा, ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स फॉर गिवन फंक्शन एंड देन चेक। मतलब सबसे पहले क्या जो एफ एक्स दे रखा है उसका मैं क्या करूंगा, आपका डेरिवेटिव निकालूंगा, अब उसके बाद चेक करूंगा। तो पहली कंडीशन यहाँ उससे क्या आ सकती है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो या फिर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन। मतलब जहां पे फंक्शन डिफाइन है उस डोमेन में फंक्शन की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 हो या फिर लेस देन 0 हो। तो आपको पता है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो उस केस में फंक्शन आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है। और एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 तो उस केस में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है, मतलब कंटिन्यूअसली आपका क्या डिक्रीज करता है। तो ऐसे केस में फंक्शन आपका क्या कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा या फिर कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक जगह पे कट करेगी, तो ऐसे फंक्शन डेफिनेटली क्या होंगे, आपके 1 1 फंक्शन होंगे। तो सिंपल आप याद रखना, यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 हो या फिर लेस देन 0, हमेशा सारे इंटरवल के लिए आया है, तो ऐसे फंक्शन आपके क्या होंगे, हमेशा 1 1 फंक्शन होंगे। एग्जांपल की हेल्प से देख सकते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। ठीक है, या तो उसको ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हैं या फिर वैसे भी देख सकते हैं, डेरिवेटिव के हिसाब से देख सकते हैं, दोनों आपके क्या सेम ही तरीके से, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ग्राफ आपको पता है कि ऐसा होता है, तो क्लियरली हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक जगह पे कट कर रही है, तो फंक्शन आपका क्या होगा, 1 1 फंक्शन। लेकिन मैं यहाँ पे डेरिवेटिव बता रहा हूँ, तो एफ डैश एक्स निकाला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स हो गया, और ई की पावर एक्स की वैल्यू आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब ये फंक्शन आपका है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्लियरली आपका क्या है, फंक्शन आपका क्या है, 1 1 फंक्शन होगा। सिमिलरली मैं बात करूँ एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स, तो एल एन एक्स का ग्राफ आपको सबको पता है कि क्लियरली ऐसा होता है, कंटिन्यूअसली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आपका क्या 1 1 फंक्शन हो गया। मैं चाहूँ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में देखो सबसे पहले डिफाइन होने के लिए एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए उसका डोमेन। अब डोमेन निकालने के बाद एफ डैश एक्स निकाला, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब x की वैल्यू पॉजिटिव रखूँ तो ये आपका क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्लियरली एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन आपका क्या है, 1 1 फंक्शन। सिमिलरली एक एग्जांपल और देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 उसका ग्राफ बनाना चाहो तो एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ ऐसा होता है, क्लियरली हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह पे कट कर रही है, तो आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 1 फंक्शन। चाहो तो इसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल दी तो क्या जाएगा आपका 3x² की वैल्यू आएगी, तो 3x² उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, तो मतलब ये आपका क्या फंक्शन आपका क्या 1 1 फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी। सिमिलरली मैं बात करता हूँ आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में मैं एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू पावर माइनस एक्स, ई टू पावर माइनस एक्स या तो आप ग्राफ की हेल्प से कर सकते हो, ग्राफ देखो आपका क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो आपका क्या 1 1 फंक्शन हो गया, या फिर इसका डेरिवेटिव भी देखो, डेरिवेटिव देखूंगा तो एफ डैश एक्स,
ए टू पावर माइनस एक्स, सबसे पहले ए टू पावर माइनस एक्स का होगा, फिर चैन रूल से आपका क्या होगा माइनस एक्स का क्या होगा आपका -1, तो क्या जाएगा आपका माइनस ऑफ ए टू पावर माइनस एक्स। ए टू पावर माइनस एक्स इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी क्या है लेस देन जीरो मतलब क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आपका क्या होगा 1 1 फंक्शन। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अभी आपको नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ आगे काम आएगा। एफ एक्स इक्वल्स टू जब भी कॉट इनवर्स एक्स है उसका जो डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसके डोमेन पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, लेकिन माइनस की वजह से एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आपकी लेस देन जीरो होगी, तो यहाँ पे क्या होगा क्लियरली आपका क्या हो जाएगा आपका 1 1 फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 ये भी आपका क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, तो आपका क्या होगा 1 1। आई होप बेटा फर्स्ट चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। सिमिलरली आपका क्या सेकंड चीज मैं क्या करता हूँ एफ डैश एक्स निकालता हूँ, तो उस केस में मैंने देखा है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कुछ जगह पे आपका क्या ग्रेटर देन जीरो आ रही है, कुछ जगह पे आपका क्या लेस देन जीरो आ रही है। तो ऐसे केस में फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और आपका क्या डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा जगह पे कट करेगी, तो ऐसे फंक्शन आपके क्या होंगे मैनी वन फंक्शन होंगे। तो सेकंड जो पॉइंट है इफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो ग्रेटर देन जीरो एज वेल एज एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो फॉर सम इंटरवल देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग एंड विल बी एंड मैनी वन फंक्शन। सिंपल आपको याद रखना है एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी है और लेस देन भी जीरो भी है किसी इंटरवल के लिए, तो आपका क्या होगा आपका मैनी वन फंक्शन। एग्जांपल की हेल्प से बात करूं, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, इसका डेरिवेटिव देखो तो एफ डैश एक्स की वैल्यू मैं बोलूं इसका डेरिवेटिव क्या आपका 4x क्यूब हो गया। अब आपको पता है 4x क्यूब यदि x ग्रेटर देन जीरो होगा तो 4x क्यूब की वैल्यू क्या रहेगी आपकी पॉजिटिव होगी, और x लेस देन जीरो होगा तो 4x क्यूब की वैल्यू क्या होगी आपकी नेगेटिव। तो मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी आ रही है और लेस देन जीरो भी आ रही है, तो फंक्शन आपका क्या होगा मैनी वन फंक्शन। चाहो तो इसको ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हो, x की पावर 4 का ग्राफ देखा था मैंने इंक्रीजिंग एज वेल डिक्रीजिंग हो रहा है, तो आपका क्या होगा मैनी वन। सिमिलरली मैं बात करूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैंने बोल दिया आपका क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बात करूँ तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आपका कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का ग्राफ आपका क्या है कुछ जगह पे पॉजिटिव भी होता है कुछ जगह पे नेगेटिव होता है, तो ग्राफ आपका क्या ग्रेटर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो भी आ रही है एंड एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो भी आ रही है किस स्पेसिफिक इंटरवल के लिए, तो ये फंक्शन आपका क्या होगा क्लियरली आपका क्या होगा आपका मैनी वन फंक्शन हो गया। सिमिलरली एक एग्जांपल और देख सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कि एक्स क्यूब आ गया डोमिनेट कर रहा है, तो एक्स क्यूब तो आपका क्या है 1 1 होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है 1 1 भी हो सकता है मैनी वन भी हो सकता है। क्या करूँगा डिफाइन करूँगा इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकाला तो एफ डैश एक्स मतलब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आपका 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका क्या है 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव आपका क्या है 0। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ x कॉमन ले लिया तो क्या आपका 3x प्लस 2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ इंटरवल पे पॉजिटिव आएगी कुछ इंटरवल पे आपका क्या नेगेटिव आएगी, दोनों वैल्यू आ रही है क्योंकि लीनियर इक्वेशन में सोल्व करूंगा एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो लेस देन जीरो भी आ रही है, तो ये फंक्शन आपका क्लियरली है मैनी वन फंक्शन हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन भी होता है, क्या एक्सेप्शन होता है वो आगे देखते हैं। तो डेरिवेटिव मेथड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको मैंने नोट लिखवा के बता रहा हूँ। तो अभी आपने वैसे मोनोटोनिसिटी चैप्टर पढ़ा नहीं है, मोनोटोनिसिटी का मतलब आपका कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लेकिन जब वहाँ पे आपका मोनोटोनिसिटी पढ़ोगे तो वहाँ पे डेफिनेशन देखोगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा आपका नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा फंक्शन इंक्रीज कर सकता है कांस्टेंट रह सकता है इंक्रीज कर सकता है, ऐसा टाइप का फंक्शन हो गया। तो उस केस में इंक्रीज कर सकता है कांस्टेंट रह सकता है इंक्रीज कर सकता है, तो क्लियरली कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक से जगह पे कट कर रही है तो फंक्शन आपका क्या होगा मैनी वन फंक्शन हो गया। लेकिन उस रूल का क्या है एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो, उस केस में मैं क्या बोलूँ आपका नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन उस केस में एक कंडीशन हो बट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो होल्ड फॉर सम स्पेसिफिक पॉइंट नॉट फॉर ए कंटिन्यूअस इंटरवल। मतलब जो एफ डैश इक्वल्स टू जीरो वाला आ रहा है वो किसी सिर्फ इंस्टेंट पॉइंट के लिए है, मतलब बीच में किसी एक पॉइंट स्पेसिफिक के लिए है, कंटिन्यूअस इंटरवल के लिए ना आए, तो उस केस में भी देन ऑल्सो फंक्शन बिहेविंग एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब उस केस में भी फंक्शन आपका क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या होगा उस केस में भी फंक्शन क्या होगा आपका वन वन फंक्शन होगा। कैसे होगा, जैसे एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका एक्स क्यूब की बात करूं तो यहाँ पे मैंने क्या देखा था एफ डैश एक्स देखा था। एफ डैश एक्स की बात करूं तो क्या जाएगा आपका 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे व्हेन x ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी पॉजिटिव,
व्हेन x लेस देन 0 होगा उस केस में भी 3x² उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी पॉजिटिव, लेकिन x इज इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में f डैश x की वैल्यू मैं बात करूं उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0। तो f डैश x इक्वल टू 0 आ रही है फिर पॉइंट स्पेसिफिक एक पॉइंट इंटरवल के लिए आ रही है ना कि किसी कंटिन्यूअस इंटरवल के लिए आ रही है। तो उस केस में फंक्शन आपका ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। कैसे होगा देखो, f(x) इक्वल टू x³ की बात करो तो 0 से ग्रेटर देन पे आपका इंक्रीजिंग, 0 से लेस देन पे इंक्रीजिंग, और f डैश इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट है, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट नहीं है, कंटिन्यूअसली इंटरवल नहीं है, तो उस केस में भी फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। और एक्चुअल में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो फंक्शन क्या होगा आपका 1 फंक्शन हो गया। आई होप बेटा ये चीज समझ में होगी, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट पे बेस ये बेटा दो क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जनरली इसमें कंफ्यूजन होता है तो मैं ये दोनों टाइप के क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या, f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस cos x या 2x प्लस sin x, 3x प्लस माइनस cos x, 2x माइनस 2x प्लस माइनस sin x, कोई भी एक ले सकता हूँ। दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया x प्लस माइनस sin x और x प्लस माइनस cos x, ठीक है। अब इन दोनों में यहाँ पे उनका क्या बिहेवियर भी देखेंगे और उसका ग्राफ बनाने की भी कोशिश करेंगे, रफली ग्राफ होगा, कैसे होगा देखते हैं। तो इसमें मैं कोई भी एक फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने f(x) इज इक्वल टू कोई भी ले लिया आपका 2x प्लस cos x ले लिया या फिर sin x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूँ, उसका डेरिवेटिव निकालूंगा, f डैश x निकालूंगा। तो f डैश x बोलूंगा आपका 2x का डेरिवेटिव 1 और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा आपका माइनस ऑफ sin x। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे sin x की जो वैल्यू होगी, sin x की वैल्यू आपको पता है कि हमेशा उसकी रेंज होती है -1 से लेके 1। अब मैं क्या करूँ, f डैश x की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब इस x की वैल्यू, इस sin x की वैल्यू क्या होगी आपकी मैक्सिमम। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, f डैश x की वैल्यू मिनिमम मैं बात करूं उस केस में मिनिमम वैल्यू मैं बोलूं आपका क्या है 2 माइनस 1, मतलब आपका क्या है 1 होगी। और जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब sin x की वैल्यू क्या होगी आपकी क्या हो -1, मतलब f डैश x की वैल्यू आपके क्या हो मैक्सिमम कब होगी 2 माइनस ऑफ -1, मतलब आपका क्या है 3, मतलब f डैश x की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 से लेके 3 आ रही है। तो क्लियरली है कि f डैश x की वैल्यू यहाँ पे क्या आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है। f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फंक्शन आपका क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ तो ऐसे जो फंक्शन होंगे वो आंख बंद करके कर देना, उसको मैं बोलूंगा 1 फंक्शन। या फिर आप याद ये भी देख सकते हो 2 प्लस sin x होगी, 2 माइनस sin x होगा, तो sin x का जो इंपैक्ट होता है -1 से लेके +1 होगा, तो ये 2 हमेशा वापस से बड़ा होगा। तो f डैश x की वैल्यू क्लियरली ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो आपका क्या है फंक्शन आपका क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो आपका क्या है फंक्शन आपका क्या है 1। सिमिलरली f डैश x f(x) आपका क्या है -2x प्लस sin x होगा, तो f डैश x की वैल्यू बोलूंगा -2 प्लस cos x, तो यहाँ पे f डैश x की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 0 होगी, तो फंक्शन यहाँ पे आपका क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अच्छा, अब इसका रफली ग्राफ बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ 2x का ग्राफ बना लेता हूँ, उसके साथ cos x का ग्राफ एसोसिएट कर लेता हूँ। तो मैं क्या किया, रफली मैंने आपका y इक्वल टू 2x का ग्राफ बना लिया, ये आपका क्या है 2x का ग्राफ बना लिया। अच्छा, मैं 2x प्लस sin x का बना लेता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा आपका समझने के लिए। 2x प्लस cos x में प्रॉब्लम आ सकती है। sin x का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है आपका रफली आपका क्या है ऐसे बढ़ता है फिर कम होता है, फिर बढ़ता है कम होता है, ठीक है। तो क्लियरली है जब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने cos x का क्यों नहीं किया स्टार्ट किया, क्योंकि वो अलग अलग पॉइंट पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें पढ़ाने में प्रॉब्लम होती। तो उसका ग्राफ क्या आपका सेम पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे x का ग्राफ बढ़ेगा छोटा ही होगा, लेकिन इसका इंपैक्ट जो 2x का इंपैक्ट वो कंपेरेटिवली ज्यादा होगा, तो उसका रिजल्टेंट कैसा बनेगा, यहां से कंपैरेटिवली बढ़ेगा लेकिन यहां पे कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा। सिमिलरली यहां पे आपका क्या sin x नीचे जाएगा तो इसका ग्राफ उससे ओवरऑल कम होगा, लेकिन कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, मतलब ऐसा जाएगा। तो रफली ये जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा टाइप से ग्राफ बनेगा। आई नो तुम लोग इतने कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन बस ये रफली बिहेवियर याद रखना। तो ये रफली बिहेवियर है आपका 2x प्लस sin x का रफली बिहेवियर है। तो उस केस में देखो इसका ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, तो ये फंक्शन आपका क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो आपका क्या है फंक्शन क्लियरली 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे मैं बात करूँ f(x) इज इक्वल टू x प्लस sin x की बात करूँ, तो यहाँ f(x) इक्वल टू f प्लस sin x मतलब f डैश x निकालो। f डैश x का डेरिवेटिव 1, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा आपका cos x। अब cos x की रेंज क्या होती है आपकी -1 से लेके 1 होती है। अब उसका मतलब क्या होगा, जब इसकी वैल्यू आपकी -1 के अलावा होगी, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू आपकी क्या है 1 प्लस -1 से लेके आपका क्या +1 के बीच में, या फिर मैं क्या बोलता हूँ उस केस में f डैश x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0 कब होगी, व्हेन
cos x की वैल्यू यहाँ पे आपका क्या है -1 के अलावा बाकी सब कुछ हो, उस केस में f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है। लेकिन जब cos x की वैल्यू मैं बात करूँ आपका क्या है -1, तो cos x की वैल्यू -1, तो f डैश x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या 1 -1 मतलब आपकी क्या आएगी 0 आ रही है। अब देखो cos x की वैल्यू -1 कब आ रही है, सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट पे। कब आपकी cos x की वैल्यू -1 कब आती है, जब आपकी x की वैल्यू आपकी याद रखो cos x की वैल्यू -1 कब होती है, जब आपकी x की वैल्यू आपकी क्या होती है पाई, 3 पाई, 5 पाई या फिर आपका क्या माइनस ऑफ पाई। मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए आ रही है, कोई कंटिन्यूस इंटरवल के लिए नहीं है, सिर्फ पॉइंट स्पेसिफिक के लिए आ रही है। तो उस केस में मैंने क्या बोला था, f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड f डैश x इक्वल्स टू 0 होल्ड फॉर सम स्पेसिफिक पॉइंट। तो मतलब ये क्या हो गया आपका f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया एंड यहाँ पे f डैश x इज इक्वल्स टू 0 होल्ड फॉर पॉइंट, होल्ड फॉर सम पॉइंट्स। तो उस केस में ये फंक्शन क्या करेगा, बिहेव करेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह, और ये फंक्शन क्या होगा आपका अपने आप में 1 फंक्शन होगा। आई होप बेटा ये चीज समझ में आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब उसका रफली बिहेवियर बनाने की कोशिश करता हूँ ग्राफ का। तो मैं x प्लस साइन एक्स का ले लेता हूँ कि दोनों सेम साइज से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाती हूँ। तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ आपका ये होता है। साइन एक्स का ग्राफ आपका क्या कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली मैं दोनों एक साथ बनाऊं तो यहाँ पे आपका क्या है साइन भी इंक्रीज कर रहा है और एक्स भी इंक्रीज कर रहा है, तो दोनों ओवरऑल बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपका क्या है एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे साइन की वैल्यू 0 होगी, साइन की 0, उस केस में आपका क्या होगा x प्लस साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब आपका क्या x वाला आएगा। उसके बाद x इज इक्वल्स टू पाई के बाद साइन की वैल्यू कम होगी, तो आपका क्या होगा x माइनस साइन कम होगी, मतलब ये जो ग्राफ होगा y इज इक्वल्स टू x से कंपैरेटिवली थोड़ा नीचे आएगा। फिर जब 2 पाई पे साइन x की वैल्यू 0, तो उस केस में x प्लस 0 मतलब अगेन x आ जाएगा। फिर 2 पाई के बाद आगे क्या साइन x की वैल्यू बढ़ने स्टार्ट होगी, 0 से लेके 1, मतलब x से लेके बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा x से बड़ा हो गया क्लियरली ऐसा। सिमिलरली नीचे भी आपका क्या उसका ग्राफ आपका ऐसा छोटा होता रहेगा। तो देखो इसका जो ग्राफ है यहाँ पे f डैश x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, अगेन इस पॉइंट पे 0 आ रहा है, लेकिन f डैश x इक्वल्स टू 0 सिर्फ पॉइंट स्पेसिफिक के लिए आ रहा है, किसी कंटिन्यूअस इंटरवल के लिए नहीं आ रहा है। तो उस केस में फंक्शन आपका क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा और फंक्शन क्या होगा आपका 1 फंक्शन होगा। आई होप बेटा ये चीज समझ में आई, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये सारे कंसेप्ट यदि क्लियर है तो काफ़ी हद तक आपका क्या जो चैप्टर आएगा मैक्सिमा और मिनिमा या और निकालना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो मोनोटोनिसिटी बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका चैप्टर है, वो काफ़ी हद तक आपका कवर हो गया है। बस उसमें आपको क्या यही चीज़ करनी है कि कौन से इंटरवल में एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने हैं, बाकी कंसेप्ट आपका क्या यही होगा। तो फंक्शन में हम लोगों ने इतने डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे के जो चैप्टर है वो आपके क्या है कंपेरेटिवली आपको ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ी, ये चीज़ें पढ़ी है, सारी चीज़ आप लिंक कर पाओगे। आई होप बेटा ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चंस और होते हैं, वो एक बार देखते हैं।